नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हमारा ये पहला एपिसोड कहानी कुर्सी की का होता है हमेशा बिहार पर, तो ये बिहार स्पेशल है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ गए हैं, तो स्वागत आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी बिहार की यात्रा से लौटे हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत समीर जी आपका भी। कहानी कुर्सी की में आज हम नीतीश कुमार की थोड़ी ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि एक सर्वे भी आया है। इनफैक्ट 2 सर्वे हैं। पहले इससे मैं आपको एक सर्वे दिखाऊंगा, अगले इससे मैं दूसरा सर्वे दिखाऊंगा। और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में इस बार जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उसकी बड़ी चर्चा 1-2 रोज से होने लगी है। कल भी हमने ये बात की थी, खासकर कल जब दिन भर बताया जा रहा है कि काफी बारिश रही बिहार में। उसके बाद कई लोगों के हेलीकॉप्टर नहीं उड़े तो वो पटना में ही रह गए, लेकिन नीतीश कुमार ने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया, गाड़ी से निकले और कई सीटें उन्होंने कवर की। बताया जा रहा है 7 रोड शो और सभाएं कल उन्होंने सड़क मार्ग से की। रात को फिर अपने एक कार्यकर्ता के घर में भी रुक गए। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, नीतीश कुमार कितने कंट्रोल में हैं उसकी लेकर बहुत सारे सवाल होते थे, लेकिन प्रचार में कम से कम ऐसी कोई कमजोरी दिखाई दे नहीं रही। अब यह भी नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने भी सब कुछ झोंक रखा है इस चुनाव के अंदर। अब आज उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है अपने समर्थकों के लिए, और नीतीश कुमार ने इस संदेश में बिहार के लोगों से एनडीए के लिए वोट देने की अपील की और कहा कि जब उन्हें बिहार मिला था तो वो किस कंडीशन में था और उन्होंने बिहार को कितना कुछ बदला। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पहले बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था, अब बिहारी किसी को कहें तो वो सम्मान महसूस करता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो किया बिहार की जनता के लिए किया। तो ये नीतीश कुमार का एक किस्म का एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश बिहार की जनता के साथ एक वीडियो जारी करके उन्होंने की। देखिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं नीतीश कुमार अपने अगले बयान, उसी जो उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया उसके अगले हिस्से में कह रहे हैं कि बिहार में महिला वोटर्स, ये भी सब जानते हैं कि महिला वोटर्स नीतीश कुमार को ज्यादा संख्या में वोट करती हैं, जातियों से ऊपर उठकर उनका समर्थन करती आई हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर महिला कार्ड खेला। उन्होंने महिलाओं से एनडीए को वोट देने की अपील की और कहा कि पहले की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया था, लेकिन हमने 20 साल में महिलाओं का सशक्तिकरण किया। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। नीतीश कुमार जी अपने सुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस वीडियो में नीतीश कुमार अपील करते हैं कि मैंने अब बिहार को अपराध से मुक्त किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की, मतलब मोदी और नीतीश कुमार की जरूरत है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। अब जो लोग नीतीश कुमार को लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अगर नीतीश कुमार के ये वीडियो अभी देखे होंगे तो
उसमें उनको लगेगा कि नीतीश कुमार वाला कलेवर, फ्लेवर, तेवर वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह बहुत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है नीतीश जी से ये कहा गया हो कि मतलब नेता लोग लिखा हुआ भाषण भी पढ़ते हैं, सामने भाषण दिया जाता है उसको भी पढ़ते हैं, कुछ नेता अपने से बोलते हैं, लेकिन ये तो चुनाव है। लेकिन नीतीश जी क्या कनेक्ट कर पा रहे थे व्यूअर्स से, इसकी बात हम लोग अभी करते हैं। लेकिन फिर भी बिहार में अचानक कहा जाने लगा है नीतीश कुमार इज बैक। अब एक पोस्ट देखिए, संजय झा जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया है इनकी तस्वीरों के साथ, और इसमें संजय झा लिखते हैं कि बारिश क्या रोक सकेगी जन नेता के हौसलों की उड़ान को। तस्वीरें नीतीश कुमार के मधुबनी जिले के बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र की रोड शो की हैं। कल भी संजय झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा था कि खराब मौसम, रुक रुक कर बरसात, इस सब के बीच नीतीश कुमार ने 250 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी यात्रा की है। 11 विधानसभा क्षेत्रों में भव्य रोड शो के साथ उन्होंने लोगों से संवाद किया है। अब कल की बात कर लें तो समस्तीपुर जिले में वो गए तो मोरबा, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा, वारिसनगर, दरभंगा जिले में पहुंचे तो बेनीनगर, कुशेश्वर स्थान, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, मधुबनी जिले में फूलपरास, लौकहा विधानसभा, इन तमाम जगहों पर वो जा रहे हैं। और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं गए तो गाड़ियां लेकर के वो निकल पड़े और जनसंपर्क में चले गए। तो नेता को ये सब करना पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए तो कहा जा रहा था कि वो तो इस अवस्था में ही नहीं है। अब नीतीश कुमार को लेकर उनके साथी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से शांभवी चौधरी, उन्होंने भी कुछ लिखा। उन्होंने भी इनकी तस्वीरें शेयर की और लिखा कि खराब मौसम था लेकिन नीतीश कुमार सड़क से समस्तीपुर पहुंचे और उनके जज्बे और ऊर्जा से हम सबको प्रेरणा मिल रही है। तो अब हम लोग ये चर्चा इस प्रोग्राम में भी पिछले 3-4 रोज से कर रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को यूं उठा करके चल रहा है। नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार के काबू में है सब कुछ, नीतीश कुमार पूरी तरीके से इन कमांड है। वो ये दिखाना चाहता है क्योंकि इस चुनाव में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि नीतीश कुमार शिथिल पड़ गए। तो ये बात भी है। अब एक आपको मैं बयान सुनाता हूं, प्रशांत किशोर का बयान, थोड़ा सा आप 5-7 दिन पुराना है। हम लोग जब पटना गए थे तो वहाँ पर प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम में हमारे आए थे, तो इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहा था। वैसे तो वो विरोध ही करते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कही जो इनकी तारीफ में थी। उन्होंने कहा कि जब ये सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दें, समझ लीजिए नीतीश कुमार उसी वक्त सबसे ताकत से खड़ा होगा। प्लस ये है कि नीतीश कुमार वो उस तरह के नेता हैं जो ही डज पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। मतलब जब बिल्कुल कमजोर आपको दिखेंगे ना, तब वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जैसे वाजपेयी जी हैं, नीतीश जी हैं, नरसिम्हा राव हैं, ये उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जो कि आपको मजबूत दिखेगा नहीं, लेकिन यही उनकी ताकत है, वो मजबूत दिखते नहीं है। दे डू पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, और सबको लगता है भाई इससे चलिए इन्हीं को मान लो, कोई उनसे डरता नहीं है, ये उनकी ताकत है। अब इसको प्रोफेसर साहब समझाएं और आप थोड़ा अपने ताजा अनुभव भी बताएं, बिहार से लौटे हैं। पहले तो ये क्या पॉलिटिकल थ्योरी बता रहे थे? ये इनके कहने का बहुत साफ साफ है कि आज भी नीतीश कुमार बिहार के सबसे जिसे कहते हैं ताकतवर और पॉपुलर फिगर हैं नेताओं के बीच में। और 2-3 चीजें आई हेलीकॉप्टर को लेकर के। हेलीकॉप्टर तो पटना एयरपोर्ट पर आप देखते हैं तो जैसे घरों में ट्रैक्टर आजकल हो गया है ना, तो ट्रैक्टर वैसे हेलीकॉप्टर वहाँ पर लगी होती थी। कल जब हम लॉन्च में थे तो उधर से मनोज तिवारी जी आए, कहा हेलीकॉप्टर रेडी करो, है ना, और इसके बाद वो 2 मिनट में आए, उसके बाद हाँ गाड़ी लगाओ, उड़ गए। वैसे ही जितने नेता आ रहे हैं वो पूरी कतार लगी हुई है पटना एयरपोर्ट पे। लेकिन ये बात बहुत सही है कि परसों पटना में जब मैं था तो सब यही चर्चा का विषय था कि इस नेता के आज रैली नहीं हुई है, कल उनकी नहीं रैली हुई, परसों में, लेकिन नीतीश कुमार की रैली नहीं हुई। और पटना में बारिश हो रही थी, पटना के हाजीपुर, मुजफ्फरनगर, सब जगह बारिश होती रही थी। हम लोग रात में 3:30 बजे लौट करके आ रहे थे, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर वगैरह सारे उस इलाके से, दरभंगा के इलाके से घूम करके होटल 3:30 बजे पहुंचे थे। बारिश लगातार हो रही थी। नीतीश कुमार की रैली ने होती रही, उनकी रैलियां नहीं रुकी। और जो जिसके बारे में कहा जाता है ना, एक और चीजें जो महत्वपूर्ण बातें बिहार में जाकर के देखने को मिली कि जो 2020 में जो नीतीश कुमार के खिलाफ लोग बात करता था, आज के दिन में नीतीश कुमार के खिलाफ जनता एक शब्द नहीं बोल रही है। इतना उल्टी पलटी के बावजूद मैं वही कह रहा हूं। मैं तो मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हुई
कि पिछली बार जब हम गए थे बिहार में तो लोग कहता था ये पलटूराम है, ये पलटुआ है। माने जो भी अपशब्द कहा जा सकता था वो अपशब्द नीतीश कुमार के बारे में बोला जाता था। अब ये सिंपैथी है उनके लिए या उनकी स्वीकार्यता इतनी है, बड़ी है? बिकॉज आप देखिए राजनीति तो जिसमें कंपैरेटिव होता है ना कि इधर कैसा है इधर कैसा है, दोनों के बीच में आपको चुनाव करना होता है। तो लगता है कि यार इस जंगल राज वाली थियरी इतनी बढ़ गई है, इतना अंदर तक चला गया है कि वो बार बार लोग को, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्सेसफुल हो गई है। वो जो बार बार जो याद दिलाया जा रहा था कि, और हर गली मोहल्ले में, इस मोहल्ले में मजेदार बात है कि ये बड़े बड़े केसेस नहीं गिनाए जा रहे हैं, 12 में क्या हुआ, सनारी में क्या हुआ, ये सब चीजें नहीं गिनाई जा रही। इस गांव में इस जगह पर कौन किसको मर्डर किया गया था, किसका अपहरण हुआ था। तो लोकल स्तर पर जितने उस समय जंगल राज, एक बहुत अच्छा एक ट्वीट आया था, बोला जंगल राज कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है, वो बिहार की एक सच्चाई है जिसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो लोग पुरानी स्मृतियों को लाकर के अपने आप को वो सच्चाई उठ खड़ी हुई है। अब मैं जो सर्वे आपको दिखा रहा था प्रोफेसर साहब के ये अनुभव और इस सर्वे में देखिए कहां मेल है। ये सर्वे किया जीवीसी ने, कल ये सर्वे प्रकाशित हुआ है तो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ये सर्वे बता रहा है साहब कि एनडीए को 41 से 43% वोट मिल सकता है, महागठबंधन को 39 से 41% वोट, मतलब 2% वोट का अंतर दोनों महागठबंधनों में। ये जीवीसी का सर्वे बता रहा है। ये कोई बहुत एक तरफा वाला मामला तो नहीं है, 2% का अंतर है। लेकिन जब आप इसको पिछले चुनाव से कंपेयर करेंगे तो 0.03% का अंतर था। इस बार सर्वे कह रहा है कि 2% का अंतर जो है वो दोनों महागठबंधनों में रह सकता है, लेकिन फिर भी कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं दिखाई दे रही महागठबंधन के लिए। सीटें भी देखिए क्या दी हैं जीवीसी की सर्वे ने। एनडीए को 120 से 140 सीटें और महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा इस सर्वे में दावा किया जा रहा है। तो यहां भी आप देखें तो बहुत मतलब मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है एनडीए को, लेकिन बहुत पीछे महागठबंधन इसमें दिखाई नहीं देता है। एक टिप्पणी इसमें कर दूं जी, जितने लोगों से बातें की, और बात करने का, मैं कोई होटल में लोगों से नहीं बात किया, चाय की दुकान पे बात की, रिक्शा वालों से बात की, टैक्सी वालों से बात की, पान की दुकान पर बात की, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, हमारे समय की जो ट्रेनिंग, जो बड़े बुजुर्ग पत्रकार कहते थे कि कैसे लोगों का मूड सेंस करोगे, उनमें किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। सभी ने यह बात कही कि भारतीय जनता आपको एक सेंस मिला कि ये वन साइडेड इलेक्शन है। वन साइडेड नहीं, टफ इलेक्शन है। मैं फिर वो दोहरा रहा हूं, टफ इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी कंप्लेसेंट नहीं हो सकती। और मैंने देखा कि रात के 2-2 बजे तक वो लोग मीटिंग ले रहे हैं, ये अच्छी बात देख करके लगी। मुजफ्फरपुर में मैं देखा महेंद्र पाल सिंह वहां पर थे और करीब 1:30 बजे रात में भी वो मीटिंग ले रहे थे। ठीक है सर। तो मुझे लगा कि मैंने मेहनत लोग कर रहा है वहां पे। वोट में 2% का अंतर, सीट में 25 से 30 सीट का अंतर, तो इसमें ये सर्वे जो है वो दिखाई दे रहा है। तो त्रिपाठी जी पहले बताइए ये सर्वे जो बता रहा है। नहीं देखिए, सर्वे बाद में बात करेंगे, पहले नीतीश जी बात करें। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। क्योंकि हम लोग तो, और मैं निजी तौर पर बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं रहना चाहिए, उनको उसकी स्थिति नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो नहीं बनेंगे। उस अपने विचार पर मैं अभी भी कायम हूँ। लेकिन सचमुच पिछले 3-4 दिनों से नीतीश कुमार के शेड्यूल, नीतीश कुमार के राजनीतिक कार्यक्रम, उनके रोड शो, उनकी रैली, उसको देखने के बाद लगता है कि नीतीश कुमार ने अच्छे से जमीन पकड़ रखी है। फिर मैं सलाह दूंगा, कई बार जैसे क्रिकेट में कहा जाता है ना कि आप शानदार जब खेल रहे हों तब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 20 के बाद ही इनको ले लेना चाहिए था। 25 के चुनाव में फिर चरम पर जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि रिटायरमेंट ले लें। लेकिन उनके ऊपर टिप्पणी करने की स्थिति में कोई नहीं। वो विपक्ष जो हमलावर होता था वो अब न उनको सहानुभूति के तौर पर बहुत कह सकता है, न उनके ऊपर हमला कर सकता है कि आप बेकार हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। और इससे इतर मैंने अभी आज सुबह ही उसको देखा, नीतीश कुमार के सोशल मीडिया खाते से बाकायदा कुछ फैक्ट और फोटोज दिए गए। वो बड़े कमाल। बिजली व्यवस्था की जो बात, बिजली के फोटो, कितनी बिल्डिंग बनवाई है पटना की अलग अलग जगहों पर। और ऐसा नहीं कि लिख दिया कि हमने 100 बिल्डिंग, ऐसे नहीं है।
बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है और ऐसे बिल्डिंग की फोटो लगाई हुई है, और सचमुच आप उनको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई नीतीश कुमार ने जो सुशासन ये कहते हैं वो सुशासन, ये ऐसी तस्वीरें, ये बिजली वाली है, ऐसे ही एक्सप्रेसवे की, ऐसे ही जो वहां अलग अलग बिल्डिंग बनी है, ऐसा ITI की, ऐसे पॉलिटेक्निक की। मुझे लगता है नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने कुछ कमाल का काम किया है पिछले कुछ दिनों में, जो शायद लोगों की नजर में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी नजर में देर से आए समय से आए उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता की बिहार की अगर नजर में आ रहा है तो यकीन मानिए कि कोई मुश्किल है। अब आप जो कह रहे हैं कि नंबर वाला, देखिए नंबर तो चूंकि इस बार मैं सीटवार बहुत समय नहीं मिल पाया कि उस तरह से देखूं, लेकिन मुझे लगता है प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलेगा, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रचंड की डेफिनेशन बताइए ना। देखिए जब आप प्रचंड कहते हैं तो आप उसको मध्य प्रदेश कह लें, महाराष्ट्र कह लें, मतलब जिस तरह से चाहें, गुजरात कह लें, कहां तक जाएगा वो आप उस पर बात कर सकते हैं। अपोजिशन का सुपड़ा साफ कहते हैं उसे, लगभग आप मान लीजिए, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि आरजेडी बहुत स्ट्रांग है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि आरजेडी कमजोर है, आरजेडी बहुत स्ट्रांग है, अपनी सीटों पर बहुत ताकतवर है। अब वो 50 से 70 के बीच में कहां रह जाएंगे ये असली खेल है, इसको समझिए। चलिए ठीक है, मैं तो और इसमें एक और बात मैं बोल दूं, पिछली बार जैसे 74 और 43 थे ये, तो दोनों मिला के भी बहुमत नहीं पा रहे थे, 122 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे थे। इस बार इन्हीं दोनों को मिलाकर 122 से बहुत अधिक सीटें मिलने वाली हैं, ये इसको तय मान लीजिए। अब देखें, ये इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कह दी, तो इसमें सीट वाइज आंकड़ा भी दिया है जीवीसी ने पोल में। फिर दोहरा दूं, ये सर्वे एनडीए को 120 से 140 मतलब 122 बहुमत की लकीर है, तो वहां तक आराम से। महागठबंधन को 93 से 112, वोट शेयर में 2% का अंतर दिखा रहा है। बीजेपी को दे रहा है 70 से 81 सीटें, पिछली बार 74 थी, मीन निकालेंगे इसका एवरेज तो वहीं आ गया ये, तो बीजेपी लगभग वहीं बता रहा है ये। आरजेडी को इस बार दे रहा है 69 से 78, उसको पिछली बार 75 मिली थी, तो वो भी कमोबेश वहीं पर, दोनों मतलब बड़ी पार्टियां लगभग वहीं खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। 69 से 78, बीजेपी 70 से 81, आरजेडी 69 से 78। आगे देखिए साहब, जेडीयू 42 से 48, तो ये भी वही है जहां पिछली बार थी। 43 सीट आई थी पिछली बार, ये करें इस बार। एक सर बता दूं, डेटा दे दूं, इनकी सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी और आरजेडी लगभग वहीं जहां थी, दोनों नंबर 1 नंबर 2 पार्टियां। नंबर 3 पर जेडीयू जैसे पिछली बार थी उसी लगभग 50 से नीचे, और ये नीतीश कुमार के लिए खराब प्रदर्शन माना जाता है अगर उनकी सीटें 50 के नीचे रह जाती हैं, तो 101 सीट वो लड़ रहे हैं। एलजेपी रामविलास 5 से 7 सीटें, पिछली बार अलग लड़े थे तो 1 सीट मिली थी, इस बार कितनी लड़ रहे हैं सर? 29 सीट में 28, एक तो वो हो गया, चले तो 28 मान लें, 28 में 5 से 7, तो ये तो बड़ा खराब स्ट्राइक रेट है, कोई ठीक तो नहीं है। हम पार्टी को 2 सीटें, पिछली बार 4 मिली थी, तो हमको 2 का नुकसान। आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी को देखें, कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़के 19 लाई थी, इस बार वो 61 सीटें लड़ रही है और 9 से 17 की रेंज दी है, तो इसको भी अगर हम लोग जो है आधा कर लें तो वो 13-14 सीटें। नीतीश जी की सीटें 60 से कम नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं इसमें जेडीयू को कम दिखाया जा रहा है, जेडीयू कम है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी इसमें कम दिखाया जा रहा है। सीपीआई एमएल को 12 से 14, पिछली बार 12 थी, लगभग वही। सीपीआई और सीपीआई एम को मिला के 4 थी, इस बार ये कह रहे हैं बेस्ट केस में 3 सीट मिल सकती है उनको। जन स्वराज को 6 से 7% वोट और सिर्फ 1 सीट, ये उसी फेर में है जैसा मतलब जो अभी हम पिछले 1 महीने से लगभग सुन रहे हैं जन स्वराज का। अंडर 10% वोट और सीट जो है कोई अनुमान नहीं लगा रहा था, ये 1 सीट दे रहे हैं। और एआईएमएम, बसपा और बाकियों को मिलाकर के 8 से 10 सीट। विजय जी, मोटे तौर पर मतलब ठीक ठाक सही लगता है यदि यहाँ से देखा जाए, और कोई बदलाव नहीं दिख रहा इसमें। यदि 2020 के चुनाव नतीजों को देखें और इसको देखें तो कोई बहुत बड़ा मोटा वैसा का वैसा ही है। और यदि जनस्वराज पार्टी को 6% वोट मिलेंगे तो 1-2 सीट ही मिल सकती है। मतलब जब वो 10% से ऊपर जाते तब नंबर ऑफ सीट्स अचानक बढ़ सकता है। 6% वोट पर तो वोट नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार जी बारिश में जा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वास्थ्य है, वो सब है। हर्षवर्धन जी की बात पर मैं जाता हूँ कि नीतीश कुमार जी को रिटायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन हर्षवर्धन जी का भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक कनेक्ट रहता है, तो उनके पास वो खबर रहती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना। तो वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या नीतीश कुमार जी को फिर से बनाने की है या रिटायर करने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये ना लगे कि वो रिटायर कर रहे हैं उनको। वैसे जितने आपने पोस्ट दिखाए इसमें बीजेपी का एक भी पोस्ट नहीं है। नीतीश कुमार, बीजेपी ने कह दिया वैकेंसी नहीं है, इससे ज्यादा आप क्या कहलवा देना चाहते हैं? नहीं, ये जो पोस्ट संजय झा ने डाला, शांभवी ने डाला, सबने डाला है, उसमें बीजेपी के भी तो लीडर है, वो नहीं है, ये अलग से मानते हैं आप उनको।
तो बीजेपी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर या इतनी बड़े शो किया, उसको लेकर नहीं हुआ। और कल जब वो जा ही रहे थे तब भी ये चर्चा हुई थी कि भाई हेलीकॉप्टर तो चलने वाले नहीं है, तब भी सब लोग वो घोषणा पत्र से चले गए थे। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लग रहा है, आज अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा प्रशांत जी का, हाँ जी, प्रशांत किशोर जी का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो इस तरह से कैसे बोल रहे हैं। तो एक चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्रशांत किशोर कहीं नहीं जाएंगे एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ, लेकिन उनके एमएलए कहीं जा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा। कि मतलब हमारे 2-4 एमएलए जो भी आएंगे, 2-4 नहीं बोला उन्होंने, मतलब जो भी एमएलए आएंगे वो कहीं भी जा सकते हैं सरकार बनाने के लिए। पैसा लक्ष्मी जो है बड़ी चीज है। तो क्या ये उनके प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ा रहा है या कमजोर? इस बार तो आप कम बोले। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, मैं 25-30 विधायक भी जीतेंगे तो मैं कहूंगा तुमको जो करना है करो, जिसके साथ जाना है चले जाओ। नहीं तो वो तो अब तो ये है कि मतलब उनके नियंत्रण में ही नहीं हुआ ना। एक तो ये बात हो गई कि क्या होगा, और उन्होंने पहली हार वहां मानी जब अपने आप को विड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरी हार वो इस तरह से मान रहे हैं कि जब वो उनके एमएलए नहीं। तो ये सर्वे तो लगभग कंटिन्यूटी वाली बात बता रहा है, जैसा पिछली बार था वैसे। सर, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में बोल रहे हैं, आज 25वीं वर्षगांठ है नए छत्तीसगढ़ राज्य के बनने की। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं, बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है, और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का, और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। हमने आपको सर्वे की बात बताई, एक नया सर्वे आया है अभी, जेवीसी का सर्वे आया बिहार के चुनाव को लेकर के, उसकी बात हम कर रहे थे। और नीतीश कुमार चुनाव में कैसे एक्टिव हुए हैं, आज उनकी पार्टी ने एक वीडियो बना के उनका डाला। वो जंगल राज भी बता रहे हैं, बिजली व्यवस्था सुधारी बता रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या काम किया, बिहार कहाँ पहुंचा था, हमने कहाँ लेके आए, सारी बातें एक वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने बताई। वो बातें आपने सुनी, और उनकी पार्टी ये बताने में भी नहीं चूक रही है कि हर नेता एक तरफ और इस वक्त नीतीश कुमार का जन प्रचार एक तरफ। पानी बरसे चाहे कुछ हो, नीतीश कुमार को कोई रोक नहीं पा रहा। तो नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठाने की तैयारी की जा रही है, और बताया जा रहा है ड्राइवर बिल्कुल स्वस्थ है। सर्वे की जो मैं बात कर रहा था, और इसका एक दूसरा सर्वे मैंने आपको कहा था दिखाऊंगा, उस पर आऊं। इस पर समीर जी की राय रह गई थी, फिर एक बार रिकैप कर देता हूं। ये सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट शेयर बढ़ता हुआ ये सर्वे दिखा रहा है। एनडीए 37 कुछ से 41 से 43 जा सकता है, महागठबंधन को भी 37% वोट आया था, वो 39 से 41%, 2% वोट का गैप। लेकिन सीटों में 25-30 सीटों का अंतर दोनों महागठबंधनों में हो सकता है। एनडीए को 120 से 140, पिछली बार 125 मिला था, महागठबंधन को इस बार 93 से 112, जिसको पिछली बार 110 मिला था। तो पिछली बार की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एनडीए को स्लाइट एज ये दे रहा है। बीजेपी 70 से 81, आरजेडी 69 से 78, लगभग पिछली बार वाली पोजीशन पर ही।
जेडीयू भी ऑलमोस्ट वहीं 43 पिछली बार थे, तो इस बार 42 से 48। कांग्रेस पार्टी को 9 से 17, उसको पिछली बार 19 मिला था। कांग्रेस थोड़ी और डाउन हो सकती है इनके मुताबिक। ये मोटा मोटा असर है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये तो कंटिन्यूटी वाली बात लग रही है कि थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी पिछली बार से आप एनडीए को कह सकते हैं, अगर ये सर्वे ठीक है तो। अगर इस सर्वे को मैं मानूं कि चुनाव परिणाम इसी सर्वे के आधार पर आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा राजनीतिक फेल्यूर रहेगा। 10,000 रुपये आप महिलाओं के लिए डिक्लेयर कर रहे हो, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में आप 10,000 रुपये डाल रहे हो, तमाम तरह की आपने लगातार हर दिन 40-45 दिन नीतीश कुमार ने रोज घोषणाएं लगातार एक की। अब उनका जो घोषणा पत्र आया अभी एनडीए का, वो भी बहुत शानदार अच्छा घोषणा पत्र आया है। उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार 48 सीटों पर जाकर बैठ रहे हैं, जो 2020 में चिराग पासवान के कारण 43 सीटों पर टिक गए थे, अब तो चिराग पासवान उनके साथ है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, प्रधानमंत्री मोदी है, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, उसके सामने आरजेडी और कांग्रेस के बीच बहुत सामंजस्य नजर नहीं आ रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कमोबेश वही है कि भाई 75 सीटों पर पिछली बार थी, 80 सीटों पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश 43 से 48 पर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा जमीन स्तर पर थी। इतना करने के बाद भी अगर नीतीश कुमार 48 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी अगर 75 से 80 के बीच में रह रही है, कमोबेश 2% का अगर फर्क है, 1.5-2% का, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो पता नहीं, लेकिन इनकम्बेंसी तो 20 साल की है, 20 साल बहुत होता है। लेकिन अगर सीटों में इतना, अगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर 5 साल का शासन रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस कमजोर हुई है, जिस तरीके प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं और जिसे जमीनी स्तर पर लगातार नीतीश के फेवर में बयान आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है फिर इस बार इंडिया का जो सीटें है वो 135 से 140 के ऊपर जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि 120 से 140 दे रहा है ना, ये मतलब 130 तक मान रहा है। मैं तो 140 तक जाना चाहिए। नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम रहेंगी मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है नीतीश कुमार जो 2015 में ठीक, नीतीश 101 सीटों लड़के 71 सीटें जीते थे, नीतीश वहीं रह जाएंगे, नीतीश कुमार वही टारगेट लेकर चल रहे हैं, वहीं रह जाएंगे जहां पिछले। देखिए, बिहार में जो बातचीत से निकल करके आई है, मेरे पास कोई सर्वे अपने हाथ में नहीं है। एक सर्वे है जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता। ये नीतीश के पार्टी जो है वो वाकई में उसका जिक्र नहीं कर सकता, कुछ टेक्निकल रीजन है। वो नीतीश को कम से कम 65 सीटें दे रही है। अच्छा, 60 से 65 सीटों के बीच में। मैं इसलिए जब जिस समय हर्षवर्धन जी बोल रहे थे तो मैं सर हिला रहा था मैं कि उस बात से मैं सहमत हूं। और एक प्रकार की प्रतियोगिता चल रही है कि हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा सीटें लाए हैं। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है कि जेडीयू के अंदर कि हमको भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ही सही, लेकिन हमको ज्यादा लाना है मैंने इस चुनाव के अंतर्गत। तो मोटा मोटी है। और मैं इसे एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं मानता। एंटी इनकम्बेंसी वो होता है जब आप तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आप चुनाव बुरी तरीके से हार जाएं, उसको हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। आज जिनसे आप बात कीजिए वहां पर जाकर के, कोई जाकर के शिकायत लेकर के आपके पास नहीं आकर यार ये बड़ा खराब है, बहुत इसने अन्याय किया है, ऐसा कहते हुए मुझे कोई एक नहीं बढ़नी चाहिए आप कह रहे हैं। मुझे लगता है नीतीश की सीटें, जेडीयू की सीटें पिछली बार से बढ़ेगी, 60-65 के बीच में ही रहेगी। और ऐसा बातचीत के आधार पर पूरे कम से कम 51-52 सीटों के आसपास मैंने उसको देखा, उसमें यही निकल इस बार अपने लिए जो 2015 में 101 सीटें लड़के 71 सीटें जीती थी, वो टारगेट सेट करा है जेडीयू ने कि भाई 2015 में जो हमने 101 सीटें लड़कर 71 सीटें जीती थी, तो हमें 71 का मार्क टच करना है इस बार किसी भी स्थिति में, उससे कम नहीं जाना है। तो वो 71 सीट का टारगेट लेकर चल रही है। लेकिन मुझे फिलहाल की संभावना कम नजर आ रही है कि नीतीश 71 101 70 हुए तो एनडीए 150 हो जाएगा। फिर तो जो हर्षवर्धन जी करेंगे प्रचंड बहुमत है, फिर तो वो मतलब कहां जाकर रुकेंगे कुछ कह नहीं सकते। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार उस तैयारी की कर रहे हैं, वो कहां पहुंचते हैं देखने वाला बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार का जो 6 महीने पोजीशन थी कि लग रहा था कि एक दिन में नीतीश कुमार का काटना मुश्किल है, उस हिसाब से नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी को ये बता रहे हैं 5 से 60 29 सीटें लड़ने के बाद उनका भी एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सीटों पर तो हमें वॉकओवर ही दे दिया है महागठबंधन ने, तो आप चिंता मत कीजिए, इस बार तो जबरदस्त नंबर आएगा। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है, जो फ्रेंडली फाइट चल रही है। और आज शायद प्रियंका जी जा भी रही हैं उन सीटों पे। अब जिन सीटों पे वो कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने जा रही हैं, तो अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रही हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यूनाइटेड एनडीए और डिवाइडेड महागठबंधन हम लोगों को वो एक एक्स्ट्रा लीड देगा, जो शायद हम लोगों के संज्ञान में नहीं थी। हम लोग ये ज़रूर मान के चल रहे थे
कि हम लोग 250 तक आराम से हम लोग टच करेंगे। बट अब ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट, उसमें हम लोग को वॉकओवर भी कई जगह पे। अब ये इनकी बात मैं करता हूं अभी आपसे। वैसे प्रियंका गांधी भी आज प्रचार में उतरेंगी, उनकी बात भी बताऊंगा। नीतीश कुमार का प्रचार की हम लोग बात कर रहे थे, गाड़ी से चल पड़े बारिश की वजह से भी। अब नीतीश कुमार खराब मौसम में घर तो नहीं बैठे, चले गए, सड़क मार्ग से निकल गए, रास्ते अलग अलग जिलों में प्रचार कर चले गए। उनकी पार्टी सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी डाल रही है, एक तरीका बताने का, भाई देखो हमारे नेता की कमिटमेंट है, कहा था आएंगे तो आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का क्या हाल है वो मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव को आज 16 सभाएं करनी है। आज के दिन में तेजस्वी यादव 16 रैलियां करने वाले थे, लेकिन पटना में आज भी मौसम खराब है। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया, तो तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की रैली को फोन से संबोधित किया है। आप लोगों को हम क्या बताएं, मौसम इतना खराब है पटना में, और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है, और पटना में कोई भी हेलीकॉप्टर जो है अभी तक उड़ा नहीं है। मौसम खराब होने के कारण जो है मौसम खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए हैं। मुझे इसका बहुत पीड़ा है, हम आप लोगों को बता नहीं सकते। हमें बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा, आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे। अब देखें, तेजस्वी जी को फोन से रैली जो है वो करनी पड़ी संबोधित। किसी ने पोस्ट लिखा था, मैं पढ़ दे रहा हूं, पत्रकार का ही है। तबीयत किसकी खराब है? नीतीश कुमार की। जवान कौन है? तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री बनना किसे है? नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? वही बात भी मैं पूछा, मुजफ्फरपुर में जाना था ना उनको, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने पूछा मुजफ्फरपुर कितनी दूर है? 1.5 घंटे का रास्ता है। मैं तो रात में चले जाते तेजस्वी सभा करने के लिए। 75 किलोमीटर, इतना बढ़िया हाईवे बना हुआ है। 75 किलोमीटर दूर जाना था। मुजफ्फरपुर में कितनी, एक बड़ा नेता जाता है तो एक सीट का प्रचार नहीं करता है। बारिश में ही हम आए हैं रात में, बारिश हो रही थी। वो किलर इंस्टिंक्ट मिसिंग है क्या इस बार तेजस्वी में, त्रिपाठी जी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और मुझे तो अब तक बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव में किलर इंस्टिंक्ट कहीं मिसिंग है, बल्कि मैं तो उनको ज्यादा आक्रामक देख रहा था। लेकिन ये वाला मसला थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है, सभा नहीं कर पा रहे हैं, और अब तो मतलब ये उनके पिताजी और माताजी के समय वाला बिहार नहीं रहा, जब मुश्किल होती थी, जब लोग कहते थे कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। अब तो सचमुच आप किसी भी रास्ते पर जाना चाह रहे हैं, जाम वाम लगता है, लेकिन तेजस्वी जी जाएंगे तो जाम थोड़ी नहीं लगेगा। तेजस्वी जी अपनी, उनकी पुलिस की सिक्योरिटी होगी, उनका अपना जो चुनाव के समय का ही सही लेकिन प्रोटोकॉल होगा, वो तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, उनको कोई उस तरह का जाम भी नहीं लगना है। और सड़कें बहुत अच्छी हैं बिहार की, मतलब सचमुच जो है पिछले कुछ समय में तुलना, ये वाला मसला मुझे लगता है कि उनके जो पूरे चुनावी कैंपेन को है, और ये लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं भी कल रात से ही मैंने देखा कि लोग इसको तुलना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की गाड़ियों का काफिला जा रहा है, वो गाड़ी से उतरकर बाजार में, वहां झंडे वंडे लगे हैं, वो उतर के सबसे मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे यहां बारिश में भी चले आए, नीतीश कुमार लोगों को माला पहनाते। तेजस्वी यादव ये सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनको तो बार बार ये कहा जा रहा है कि यूथ उनके साथ है। अब सोचिए जरा, अगर सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, यानी एक्स पर चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, इंस्टा पर चल रहा है, तो किसको हिट करेगा? वो तो सबसे ज्यादा यूथ को हिट करने वाला है। और जब इस तरह की चर्चा हो रही होगी तो वो खोलकर देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई, ये तो नीतीश जी तो देखिए। अब जैसे मैं ही चौंक गया, 11 रोड शो नीतीश कुमार, तो मेरे लिए वो आश्चर्यजनक है। लेकिन हमारे लिए आश्चर्यजनक हो, मैं बार बार कहता हूं, टीवी स्टूडियो में तो हम लोग देख के, जहां वो 11 रोड शो में गए हैं, उनको कुछ अलग से थोड़ी ना बताना है, वो तो सीधे रिलेट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई वो तेजस्वी यादव की आक्रामकता, जीतने के उस समय कोई कमी है, लेकिन ये उनकी छवि पर निश्चित तौर पर एक नुकसान पहुंचाने वाली घटना। तो राहुल गांधी से नहीं प्रभावित होंगे? आप कहेंगे नहीं होंगे युवा, तो प्रियंका गांधी जी भी आज जा रही हैं, बता दूं मैं। प्रियंका गांधी जी की चुनाव में एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी के प्रचार की शुरुआत बेगूसराय की बछरावा सीट से होगी। प्रियंका पहली रैली उस सीट पर कर रही हैं जहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो रही है। बछरावा सीट पर महागठबंधन के बीच में फ्रेंडली फाइट है। अभी चिराग पासवान कह रहे थे फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या? हमारे लिए फ्रेंडली। कांग्रेस ने इस सीट पर जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया वो महत्वपूर्ण है, शिव प्रकाश गरीबदास। महागठबंधन के एक और सहयोगी दल सीपीआई ने यहां से अवधेश कुमार को मैदान में उतारा है, और एनडीए ने बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेंद्र मेहता को उम्मीदवार बनाया। अब क्यों नहीं कैंडिडेट यहां बीजेपी ने, कांग्रेस ने वापस लिया? इसकी कहानी मजेदार है। 2020 के चुनाव की बात करें
तो बीजेपी के सुरेंद्र मेहता मात्र 484 वोट से जीते थे, 500 वोट से भी कम वोट से। उनके सामने सीपीआई के अवधेश कुमार राय ही थे। खास बात यह है कि पिछली बार ये कांग्रेस के इस बार के कैंडिडेट गरीबदास जी ये इंडिपेंडेंट लड़े और 40,000 वोट ले आए। तो कांग्रेस की बात इस बार जब झगड़ा हुआ, सीपीआई ने बोला ये सीट हमको दो, लेफ्ट ने बोला, कांग्रेस ने कहा हमारा आदमी इंडिपेंडेंट लड़के 40 ला रहा है, 40,000 वोट ला रहा है और ये सीट हम आपको दे दें, तो यहां बात तो ठीक मालूम पड़ती है। लेकिन फिर यही बात है, यही कौन क्यों नहीं समझा पाया किसी को कि यहां से फिर लेफ्ट को पीछे हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। वो मार्जिन चल रहा है आपकी सीट के सर, मालेर का कहना ठीक था। क्यों? वो इंडिपेंडेंट लड़के 40,000 वोट लेकर आया और कांग्रेस का उम्मीदवार बन जाता और कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने जाते तो 40 से वो 4,000 पर आ जाता। इस पर तो विजय जी बोलेंगे कुछ। प्रियंका जी की एंट्री और इस सीट से शुरू हो रहा है, फ्रेंडली फाइट वाली सीट से प्रियंका का प्रचार शुरू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलिए सर। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों में से किसी एक को तो विड्रॉ करना ही चाहिए था। जब इतनी मजबूत सीट है, मतलब कुल मिलाकर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, आपके पास 90,000 वोट है 50,000 के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के, तो मतलब सबसे ज्यादा संभावना हो सकती है कि इस सीट को जीतने की। तो कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस का हो, सीपीआई का हो, वो उन दोनों को देखना। हम कहें कि कांग्रेस को विड्रॉ करना चाहिए, सीपीआई को, सीपीआई के पास भी मुझे लगता है लेफ्ट को विड्रॉ करना चाहिए। नहीं, 55,000 वोट तो है ना उनके पास भी, लेफ्ट के पास भी, तो वो कैसे विड्रॉ करेंगे? वो बिना सिंबल के लड़ा था पिछली बार। ठीक है, लेकिन उनके पास 55, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी लड़ता, आपके पास 90,000 वोट है, आप उसको देखिए। 90,000 के वोट के बाद 54,000 वोट का कैंडिडेट जीत जाएगा, पार्टी जीत जाएगी, तो ये तो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को नुकसान पहुंचाने वाला काम है ना, तो उस पर काम करना चाहिए। अब कितना वो काम करेंगे, प्रियंका जी कितना उसको बढ़ाएंगी, वो तो अलग है, लेकिन फ्रेंडली फाइट का मतलब वो चिराग जो कह रहे थे कि हमारे लिए फ्रेंडली होगा, वही इसका दिखाई दे रहा है कि मसला क्या होगा। नीतीश जी की बात को देखकर मुझे एक बात याद आई सर, कि बहुत पहले, मतलब इसमें तेजस्वी का तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कारण है। आदमी रुकता ही नहीं है, नेता कभी भी सड़क पर चल देगा और जितनी सभाएं होंगी। लेकिन वाजपेयी जी की एक सभा मुझे याद आती है कि मैं वाजपेयी जी के साथ ट्रैवल कर रहा था इलेक्शन कैंपेन में, और उस समय रात को 10 बजे बाद भी सभाएं हुआ करती थी, 9-10 बजे भी, मतलब आजकल तो 9 बजे शायद बंद हो जाता है, 10 बजे। तो वो कहीं थे हम लोग, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से ही जाना था, उत्तर प्रदेश का ही कोई हिस्सा था, मैं भूल रहा हूँ, बरेली वगैरह में। तो वो बारिश हो गई खूब तेज़, तो सबने कहा, वाजपेयी जी तो उस समय मतलब 75-80 के करीबन थे, तो सबने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, बरेली या जो भी सभा थी वहाँ पे, करीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता था बाई रोड। तो वाजपेयी जी ने कहा, देखिए, सबने कहा आपको बहुत परेशानी होगी, स्वास्थ्य और ये सब, गाड़ी सड़क भी उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनका इसको ऐसे सोचिए कि वहाँ जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसका और उसके कार्यकर्ताओं को कितनी निराशा होगी। मेरे जाने से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये मुद्दा नहीं है, लेकिन वो लोग तो निराश होंगे, वो इंतजार कर रहे हैं, तो उनके इंतजार, उनकी निराशा को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। और हम लोग 1.5 के बजाय 2-2.5 घंटे में पहुंचे वहाँ पर, और रात को 11-11:30 बजे वो सभा हुई है, लेकिन लोग गए और लोगों का उत्साह वहाँ पर मतलब डबल हो गया कि वाजपेयी जी आ गए। नहीं तो वो कैंडिडेट बार बार फोन कर रहा है, मैं उनके साथ ही था, बार बार ये फोन आ रहा है कि भाई पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो वो ध्यान रखना चाहिए। और तेजस्वी जी को तो ये लड़ाई लड़नी है ना, ये चुनाव तो उनका है, जो बार बार बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन तेजस्वी का है, उन्हीं को जीतना है, नहीं जीतना है, जो करना है। नीतीश जी तो हैं तो वो बन जाएंगे। ऐसे में एक जवान नेता को, लेकिन इसमें एक लाइन जरूर है जो विजय जी ने कहा, वो सारी बातों के साथ, क्या अभी तक हम लोग कह रहे थे कि राहुल जी भेड़ मार देते हैं, मतलब गड़बड़ कर देते हैं, मैंने सच में बोल दिया, प्रियंका जी भी वही करने गई हैं। मतलब आप तेजस्वी के साथी हैं, मदद करेंगे, मजबूत करेंगे, आप कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर गए, इसका जरा संदेश समझिए ना। क्या इसके पहले प्रियंका जी चुनाव प्रचार में पहली रैली है। एक दिन पहले गई थी सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद, वो शायद किसी कार्यक्रम में गई थी। अब आप उसमें उस जगह पर जा रहे हैं जहां गठजोड़ आपस में लड़ता दिखा, वहां अवॉइड करना चाहिए। मतलब संदेश क्या देना चाह रहे हैं? और उसके बाद भी अगर महागठबंधन की सरकार आ जाए तो फिर तो जमीन क्या और टीवी स्टूडियो क्या और ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या, फिर तो ईश्वर की कृपा है भाई, मतलब सब हो जाना चाहिए। वरना ये होने के बाद तो कहां दिखना चाहिए गठबंधन को, ये मतलब जनता तय कर रही होगी। ठीक है, पछवाड़ा सीट के मैं कैंडिडेट से मिला, जहां प्रियंका जी गई वो सीट नहीं, जहां प्रियंका जी जा रही हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से मैं मिला। मुझे हैरानी हो गई, ये व्यक्ति कैंडिडेट है, ऐसी बातचीत में रहा, चाय पीने के दुकान पर बैठे हुए थे तब उनसे मुलाकात हुई।
मुझे तो हैरानी हुआ और मैं उनको सुनाए जा रहा हूं। मैंने कहा ऐसे इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसे इलेक्शन, आपको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए। बाद में हमको किसी ने बताया ये मंत्री है बिहार सरकार में, खेल मंत्री है, समझे कि नहीं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको जो सैलरी मिलती है वो सब लुटा देते हैं, भुंजा चना और क्या खाते हैं, बस यही है उनका घर कुपित है। कि भाई ये आदमी, कहा जाता है कि राजनीति में आता है तो लोग आदमी आज में उगाता है, पैसा उगाता है। ये आदमी तो दिन भर इसी में, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी जो वोट मिली है, ठीक है सर, वो बहुत ही पॉपुलर है अपने। सर अगला अब जो सर्वे मैं कह रहा था, भास्कर का सर्वे है, ये कोई वैसा सर्वे नहीं है कि किसी से फोन करके पूछा गया सवाल जैसा। क्वालिटेटिव सर्वे है, जो मतलब बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से शहर में निकल के बात करके जो अपनी राय बनाई पत्रकारों ने, तो उसमें उन्होंने ये जो सर्वे निकाला है, ये बिहार की खास तौर पर 58 सीटों का, मिथिलांचल, कोसी, मगध की 58 सीटों का ये सर्वे है। पहले फेज में ये 58 सीटें जा रही हैं 6 नवंबर को जहां वोट होगी। तो फर्स्ट फेज की आधी से ज्यादा सीटों का सर्वे आप इसको मान लीजिए, या यूं कह लीजिए बिहार की 1/4 सीटों का सर्वे। मैंने कल भी इस पर शाम के प्रोग्राम में डिस्कशन किया था। यह सर्वे कह रहा है साहब कि इन 58 में पिछली बार एनडीए को मिली थी 33, और इनके मुताबिक ये बढ़कर हो जानी चाहिए 38 से 39, मतलब 5 सीट लगभग जो है, 5-6 सीट बढ़ जानी चाहिए। महागठबंधन को पिछली बार मिली थी इन 58 में से 24 सीटें, और इनको इस बार 4-5 सीटों का नुकसान, ये 18 से 19 पर आ सकते हैं। तो इन 58 में ही 5-6 सीटों का उलटफेर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने इससे पीछे सर्वे दिखाया, सिर्फ केवल कोरिलेशन मैथमेटिकल आप करेंगे तो लगभग वैसा ही बता रहा है मामला, ये कि 20-25 सीट का अंतर रह जाए दोनों गठबंधनों में रह जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब आगे देखें जो इंडिविजुअल सीट वाइज ये कह रहा है, बीजेपी इनमें 58 में लड़ रही 20, और ये कह रहे हैं वो 19 से 20 सीट पर आ गए। 100% स्ट्राइक रेट इस रीजन में बीजेपी का हो सकता है। जेडीयू 30 लड़के 18 पा सकती है, ऑलमोस्ट 50-55%। एलजेपी रामविलास 7 लड़के 1 सीट ला पाएंगे केवल इन 58 में से, ऐसा ये दैनिक भास्कर का सर्वे है, वो ये कह रहा है। तो वो हमने जो जेवीसी वाला दिखाया उसमें भी कोई बहुत खास स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का नहीं दिख रहा था, इसमें भी ऐसे ही ये बता रहे हैं। आरएलएसपी 1 लड़कर कुछ ज्यादा नहीं ले पाएगी। आरजेडी 31 लड़के 14 से 15, 50% स्ट्राइक रेट। कांग्रेस 13 लड़के सिर्फ 1 सीट इनमें आगे दिख रही है। कांग्रेस का भी काफी खराब प्रदर्शन। सर 2 सर्वे दिखा दिए मैंने आपको। अगर भास्कर के सर्वे की अगर बात करूं, जो 58 सीट का अगर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगर इस 58 सीट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है कि भाई 20 सीटों पे लड़के 20 की 20 जीतने की स्थिति में आ रही है, 19 सीटें जीतने की स्टेज में आ गई है, मतलब 100% या 99-98% का प्रदर्शन अगर भारतीय जनता पार्टी इन 58 सीटों पर कर रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर बाकी जगह भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 सीटों में से 85 सीटों के करीब जीतने की स्थिति में आ रही है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ ये इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे जगह जाएगा। कहीं सीटें कम जरूर होगी, लेकिन ये प्रदर्शन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 85 से ज्यादा सीटें या 85 सीटें जीतने की जा रही है। और अगर इस सर्वे को सही माना जाए 58 सीटों को, और इससे पूछे 243 सीटों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करे इस सर्वे के आधार पर, तो यह तय है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। यह बात भी सही है कि जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस सबसे कमजोर 2020 में रहा था, इस बार में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस निकल कर आ रही है। और जिस चिराग पासवान को एक बड़ा एसेट मानकर इस बार 29 सीटें दी गई थी कि भाई पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया था, वो अलग लड़ेंगे तो नुकसान करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद भी चिराग पासवान बहुत बुरा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपको भी लगता है? बिल्कुल, बहुत बुरा प्रदर्शन करने जा रहे हैं मुझे लगता है। और 29 सीटें देना, मुझे लगता है कि बाद में भारतीय जनता पार्टी को ये पश्चाताप होगा कि चिराग पासवान सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट 2020-10 बताते हैं ना, 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट था शायद बीजेपी का, तो वैसा ही कुछ ये दिखा रहा है। 91 सीटें थी। हाँ, लेकिन वैसा उसमें जेडीयू ने भी बहुत बड़े कमाल किया। 115 सीटें जेडीयू इस बार ऐसा, मतलब सर दोनों सर्वे ये बता रहे हैं कि बेहतर करेगी, लेकिन वो 2010 के आसपास वाला तो कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। इसमें एक थोड़ा सा हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि चिराग पासवान को और उनकी पार्टी को हम लोग दरअसल उस तरह से देखते हैं ना कि 7 लड़े 7 जीत गए। जब आपका छोटा साइज होता है, यानी कम सीटों पर लड़ रहे हैं, तो जीत का जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा। जैसे कोई कम गेंद खेले, अब 20 गेंद खेल के बार बार चला जा रहा होगा, तो उसको कहेंगे 103 का उसका स्ट्राइक रेट है। लेकिन जो ज्यादा खेलता है उसका स्ट्राइक रेट तो 70, 75, 73 बहुत हो जाता है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को इसी तरह 29 सीटें उनको मिली है, और पहले भी मैंने कहा था चिराग पासवान को 18 से 22 सीटें मिलनी चाहिए। मेरे मुताबिक 9 सीटें हैं जहां चिराग पासवान का कोई ऐसा आधार नहीं था, आपने उनको दे दिया। लेकिन
अब जनता तो जानती है ना, जनता थोड़ी नहीं मानेगी कि आपकी मजबूरी की वजह से, तो जहां कमजोर है वहां वो हारेंगे। तो नीतीश मजबूत होंगे पिछली बार से, चिराग पिछली बार तो कुछ थे नहीं, लेकिन अपने हिसाब से उसी तरह से। बात कुछ पड़ोस की यानी पाकिस्तान की। भारत से मार खाई मई में और पाकिस्तान उसके बाद से अपने घर में ही मारा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तानी ऐसे सरदर्द हैं, बल्कि अब तो ये नासूर बन चुके हैं। ये इलाज इनका हो नहीं सकता, इनकी सर्जरी हो सकती है, और सर्जरी यही है कि ये इससे अलग हो जाएं पाकिस्तान से, वरना वहां वही हो रहा है जो पिछले मतलब 30 साल से, तो कम से कम 25-30 साल से इतनी ज्यादा मार काट पाकिस्तान की सेना ने यहां पर मचाई हुई है। आपको पता है बलूचिस्तान में लोगों को टॉर्चर करने का, मारने का पाकिस्तान की सेना ने जो तरीका निकाला था, दुनिया में कहीं नहीं होता। डिक्टेटर तो बहुत होते हैं, ये हेलीकॉप्टर में ले जाते थे लोगों को और हेलीकॉप्टर से फेंक देते थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? बलूचिस्तान में वो किया ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं। अब इन जगहों पर कैसे मनाएं? मुनीर, आपको अपने देश में खुद को दिखाना है मैं बड़ा भारी फील्ड मार्शल हूं, लेकिन जब आपकी सेना कतराने लगे इन इलाकों में जाने से, तो क्या करें? फिर आपको बात पर आना ही पड़ता है। खास तौर पर जो कबीले वाले इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पश्तून लोग रहते हैं और वो अपने आप को अफगानिस्तान से ज्यादा जोड़ करके देखते हैं, वही है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी वजह से उसने इतने लोगों की हत्याएं की पाकिस्तानी फौज के कि कहना ये इनका कहना ये पाकिस्तान की आर्मी का, हमने उसकी वजह से अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अब मुनीर डैमेज कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उसकी सेना नहीं रोक पा रही इनको। तो पेशावर में उसने एक जिरगा बुलवाया। ये जिरगा शब्द हमने पहली बार सुना था जब तालिबान 90s में सत्ता में आया था, तो उनका भी जिरगा होता था, पंचायत जैसा। एक शूरा भी होता है, शूरा बड़ा होता है, जिरगा छोटा होता है। तो एक जिरगा की बैठक इन्होंने बुलाई। उसमें वहां के जो मौलाना टाइप लोग होते हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कबीले के, उनको बैठा करके उनके साथ इसने मीटिंग करी सीधी, आसिम मुनीर ने। ये कल की घटना है। वहां जाकर के उसने इनको कहा कि देखिए साहब, आप हमारे अपने लोग हो, हम आप लोगों की जान जाती है तो हमें बड़ा दर्द होता है, लेकिन अब अगर इस जमीन से आतंकवाद होगा, हमारे सेना के ऊपर हमला होगा, तो हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर उसने कहा कि ये लोग जो आपके बीच में रहकर हम पर हमला करते हैं, ये दरअसल भारत के बरगलाए हुए लोग हैं। तो वहां इन्होंने 2 टर्म निकाले हुए हैं। एक टीटीपी वालों को तो बोलते हैं ये क्या सर, खवारिज अल फितना, और जो बीएलए वाले हैं बलूचिस्तान वाले, उनको बोलते हैं खवारिज अल हिंद। ये मतलब भारत के, ये भारत की प्रॉक्सीज है। तो वहां पर जाकर इसने उनको मनाने की बजाय इंडिया और अफगानिस्तान के खिलाफ जाकर के ज्यादा जहर उगला और अपनी करतूतों को दूसरों के माथे डालने की कोशिश की। इस मैटर पर अफगानिस्तान ने बड़ी साफ साफ चेतावनी दे रखी है कि सीज फायर अपनी जगह पर, लेकिन हमला अगर हो गया तो फिर आपको जवाब मिलेगा। इसकी बात हम लोग जो हैं वो लगातार कर रहे थे। अब सर, कल भी हमने एक बयान आपको दिखाया था मौलाना फजलुर रहमान का, और उसने कहा था कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉब्लम यह है कि जंग भी ये करेंगे और बातचीत भी ये करेंगे, और करनी इनको दोनों ही नहीं आती। तो अब जब वो नहीं मान रहे तो उनको मनाने पहुंचे, तो वहाँ पर पहुंचना ही पड़ेगा। हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं कि वो जो पूरी जमात है, एक तरह से कह लेना चाहिए, पख्तून वाले, वो लड़ाकू, वो है लड़ाका लोग हैं, और वो किसी के बरगलाने से, किसी के कहने से नहीं होते। उनको अपना एक ईगो, एक सम्मान, और वो जो लड़ाई है वो उस तरह से लड़ते हैं। मुनीर साहब को शायद थोड़ा सा देर से या थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ गया कि उनको बातचीत से कैसे मनाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है। लेकिन अफगान के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने की बात करते हुए भी बात करेंगे तो भी बहुत मसला हल नहीं होगा। और हिंदुस्तान का लेना देना तो कोई ऐसा है नहीं उसमें। ये लोग अफगानिस्तान से अलग तो मानते नहीं ना। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी बात करेंगे, बात करने के लिए, तो भी कोई बहुत फ़ायदा वहाँ पर होने वाला नहीं। वो अफगान से अपने आप को अलग नहीं मानते, और वो खुद तो जानते हैं कि भारत से इस तरह से कोई जुड़ाव उनका है नहीं, सीधा सीधा से लड़ाई को लेकर कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है आपको। ये मेरे हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो खुद जनरल है ना, तो जनरल की बातचीत कबीलों से ऐसे नहीं हो सकती। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप किसी बात को समझा सकती है, लेकिन एक ट्रस्ट के लिए काम करने पर कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है समझ में आए कि नहीं आए। लेकिन इसमें मुझे ये बात नहीं ठीक लगती कि अफगानिस्तान के खिलाफ वहाँ पर जाकर बात की जाएगी तो आप उससे कोई रास्ता निकाल पाएंगे। तो क्या तरीका है? मतलब क्योंकि ये बात तो सही है कि ये टीटीपी वाले उन्हीं इलाकों में छुपे होते हैं, उन्हीं के बीच में से तो निकल के आते हैं। ये वही लोग हैं, मतलब वही लोग बीच में से निकल कर आते हैं। लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते से कुछ निकल कर आ पाए, वो उनको बताएं कि पाकिस्तान आपका है, और उससे पहले मुनीर साहब समझें कि वो पाकिस्तान के हैं।
ये बात हमने कई बार कही है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो सत्ता है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप आर्मी कहते हैं, फौज कहते हैं, वो लोग उन्हें पाकिस्तानी मानते ही नहीं है, इसलिए इस तरह का बर्ताव करते हैं। ठीक है। तो दोनों के बीच में ये फर्क है, वो भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते, और यदि आप उनके साथ खड़े होकर अपने आप को बनाना चाहते हैं तो कम से कम खुद तो समझे। ये जो सारा हिस्सा है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ ये कबीले रहते हैं और इससे लगी हुई अफगानिस्तान की कुछ इलाका, तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्सों में शुमार किया जाता है। सबसे खतरनाक कोई वजह होगी ना कि जब ओसामा बिन लादेन को भी छुपना था तो वो यहीं आया, आईसिस भी यहीं है, अलकायदा भी यहीं है, तहरीके तालिबान भी यहीं है और तालिबान भी यहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है उस मिट्टी के अंदर, ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कहता है कि टीटीपी वाले अफगानिस्तान में छुपकर आते हैं, छुपकर रहते हैं और हमारे यहां हमला करते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने आईसिस वालों को पाला हुआ है, इस्लामिक स्टेट वालों को। इस्लामिक स्टेट एक दुनिया में वाकई में एक देश बन गया था, सीरिया वगैरह के, सीरिया और इराक के हिस्से बना करके उसके कब्जे में एक देश के पास जितनी जमीन होती है उतनी जमीन उसके पास आ गई थी। अब उसको खत्म कर दिया अमेरिका ने, लेकिन कई जगहों पर उसने अभी भी अपने अड्डे और सेल बना रखे हैं। और जी यहां भी उसमें उसका एक जो है हिस्सा काम करता है, इसको कहते हैं आईसिस खुरासान। अभी जो लड़के की तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है, इस लड़के को पकड़ा है अफगानिस्तान ने और उसने कहा यह सबूत है कि पाकिस्तान तुम आईसिस को पालते हो। अब आप कहेंगे तालिबान को आईसिस से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, उसका झगड़ा आईसिस के साथ है, क्योंकि दोनों को मजहब के नाम पे राज करना है। तो वो तो कहते हैं कि वो हमारी चलेगी, उनकी लड़ाई है। इसका नाम है सईदुल्लाह। इसने, अफगानिस्तान ने वीडियो जारी करके बताया कि ये आदमी कबूल कर रहा है कि मैं पाकिस्तान के क्वेटा इलाके में ट्रेनिंग ली मैंने, और मुझे ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी ने दिलवाई, मुझे जिहाद सिखाया गया, मुझे हथियार चलाना सिखाया गया, और फिर उसे तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग से एक फर्जी पहचान पत्र देकर उसे अफगानिस्तान में भेजने की कोशिश हो रही थी, तब उसको अफगानिस्तान ने पकड़ लिया। इससे पहले पेशावर में ही आईसिस का एक टॉप कमांडर, उसकी हत्या की गई थी, और हत्या पाकिस्तान की सेना ने नहीं की थी, उसकी बस हत्या हो गई, किसने की मालूम नहीं। तब भी अफगानिस्तान ने कहा था कि अगर ये इतना बड़ा कमांडर आईसिस का, इसका नाम पहलवान मूसा था, अगर ये पाकिस्तान में मारा जा रहा है तो सबूत है ना कि ये आईसिस को पालता है। तो वही दोगला चरित्र जो वो हमेशा पाकिस्तान ने अपनाया, प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करो अपने पड़ोसियों के खिलाफ, अलकायदा जैसे टेररिस्ट के सरगना ओसामा बिन लादेन को पालो और उसी को मारने के नाम पर पाकिस्तान, अमेरिका से पैसे भी लेते रहो। वही काम अभी तक कर रहा है पाकिस्तान। अगर मैं समझना ये चाह रहा था सर आज आप लोगों से, व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, तालिबान की आइडियोलॉजी, आईसिस की आइडियोलॉजी, या जो पाकिस्तान अपने यहाँ पालता है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जिनको वो हमारी तरफ इस्तेमाल करता है, इनकी आइडियोलॉजी, इसमें फर्क क्या है? ये मतलब हैं तो सारे एक्सट्रीमिस्ट जिहादी ग्रुप, फर्क है ना, ग्रेड का फर्क है, ग्रेड का फर्क है। मतलब मजहबी तो सभी है, सब मजहबी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजहब के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो क्या है, सबके इलाके भी अलग अलग हैं, जैसे लश्कर तैयबा और ये जो है जैश, वो दोनों पाकिस्तान में काम करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ मोटे तौर पर काम करता है। जो अलकायदा है वो अमेरिका के खिलाफ पूरी की पूरी लड़ाई लड़ रहा है। आईसिस जो है वो दुनिया भर में अलग अलग तरीके से बहुत कट्टर, आईसिस और अलकायदा, ये दोनों सबसे बड़े कट्टर ऑर्गेनाइजेशन माने जाने चाहिए तालिबान। अच्छा, तालिबान जो है वो अपने इलाके में लड़ाई लड़ता है, उसका ज्यादा वो नहीं है, एक्सपेंशनिस्ट वो नहीं है, जैसे आईसिस था कि मुझे आईसिस का बहुत बड़ा सबसे खतरनाक आईसिस है। और लश्कर तैयबा और जैश दोनों हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, बाकी चारों मजहब के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात इसलिए हम कर रहे हैं कि ये चारों पांचों जितने अतिवादी संगठन है, ये सब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सबके सब पाकिस्तान में है। और आज जो तालिबान पाकिस्तान को बुरी तरह से पीट रहा है, वो तालिबान कहां से पैदा हुआ? दारुल उलूम हक्कानिया, ये पाकिस्तान का मदरसा है। इसी ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था और उसको नाम दे दिया था इस्लामी अमीरात। और जो आईएसआईएस की बात होती है, आईएसआईएस सिर्फ एक क्षेत्र का, एक तरह से आप जो भी मान लीजिए, उनको लगता है कि इस्लाम को हम जो खलीफा है उसका साम्राज्य होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, उससे बाहर उनका कोई हिस्सा नहीं था। हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी कि आईएसआईएस का वो जो हिस्सा था, वहां खलीफा के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं से गए तो एशिया में केरल से गए, जो वहां पर
जो हमारे भारत से गए, जो वहां शामिल हुए। लश्कर और जैश तो पूरी तरह से आईएसआई कंट्रोल्ड है, इसको समझिए। ये जो आतंकवादी संगठन है ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ, जो जिसको हम बार बार सुनते हैं गजवाए हिंद, आईएसआईएस का, अलकायदा का, तालिबान का भारत से या भारत विरोधी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन आफ्टर 2013 इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ, और जिसको हम अभी कह रहे हैं ना कि आईएस के खुरासान और तालिबान। आईएसआईएस के मानता है कि जो तालिबान कह रहा है कि हम 20 साल लड़ेंगे बगराम एयरबेस के लिए, आईएसआईएस के मानता है कि तालिबान तो अमेरिका से इसने अंदर खाने समझौता कर लिया। यानी इनके बीच का संकट समझिए। वो समझता है कि हमने समझौता है, लेकिन जड़ कहां सबकी है? जड़ सबकी यही है जिसमें हम कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आखिर पाकिस्तान को क्यों सऊदी अरब भी बड़ा भाव देता है, कतर भी बड़ा भाव देता है, तुर्की भी बड़ा भाव देता है। दरअसल यही पाकिस्तान है जहां सारी जितनी दुनिया की आतंकवादी, उसको आप कह लीजिए संगठन, कह लीजिए जो भी जिस नाम से भी आप मानिए, उस सब की पैदाइश वो इसी इलाके में हुई है, पाकिस्तान के द्वारा पोषित है। ये मतलब जोड़ लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी जब ये पहलगाम की घटना हुई थी, आपको याद हो, हमारे यहाँ पर, और पाकिस्तान के लोग आए थे, तब प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक तौर पे कहा था कि ये इंटरनेशनल जो टेरर का काम है वो पाकिस्तान की जमीन पर हो रहा है। उस समय तक उससे पहले तक हम लोग केवल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने 70 साल यही किया है। यही सोच आपने केवल इसको और गहरा करते गए और गहरा करते गए। सौरभ जी, एक लाइन फिर और जोड़ देता हूं। तालिबान बना भले दारुल उलूम हक्कानिया में, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई थी वो कहाँ की थी? देवबंदी है। देवबंद। वो तो अभी जब वो आए थे भारत, तालिबान के, तो ये भी जोड़ दी, तो ये पाकिस्तान के साथ ये भी और ये इससे कितने देवबंदी। खतरनाक हालात होंगे। मुझे लगता है सर भी उस प्रोग्राम में थे जिसमें हमने आपको दिखाया था कि वो जो CIA का एक एक्स एजेंट, एक्स ऑफिसर जिसने पाकिस्तान में सर्विस की हुई थी, उसने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ ने अपने न्यूक्लियर हथियार अमेरिका को दे दिए थे क्योंकि उसको खतरा था कि ये आतंकवादी संगठनों के हाथ में पड़ सकते हैं। अरे भाई, जब दुनिया का ऐसा कोई आतंकवादी संगठन नहीं इस्लाम के नाम पर जो चल रहा और वो तुम्हारी धरती पे ना हो तो उस क्या हालत होगी। अब मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ मौलाना फजलुर रहमान का। वो ये लोग जो हैं, जैसे ये इमरान खान कहते थे, वो अभी भी जेल से कह रहे हैं कि आप भाई मुझे इजाजत दो, मुझे जेल से बाहर निकालो पैरोल पर, ये अफगानिस्तान का मसला मैं सुलझा दूंगा। ऐसे ये कह रहे हैं। इनका भी जो बेस है वो इन्हीं पहाड़ी इलाकों में, जो कबीले वाले इलाके हैं, इनके अंदर है। ये भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोई झगड़ा हो सकता है अफगानिस्तान से, हम मान लेते हैं, लेकिन उसके लिए जंग करोगे तो कहां ले जाओगे अपने देश को। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लोग ये समझाना चाहते हैं कि किसी के कहने पर अफगानिस्तान को साथ अपना रिश्ता मत बिगाड़ो, तालिबान एंटी इंडिया है। उसने ये कहा कि तालिबान एंटी इंडिया है, तुम उसे भारत की गोद में धक्का दे रहे हो उसके साथ जंग करके। कि जहां हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हमें अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और नई ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हम अपनी बालादस्ती उन पर कायम रखें। एक बराबरी की बुनियाद पर बिरादर इस्लामी ममालिक बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखें। हम अगर शिकायत करते हैं कि वज़ीर ख़ारिजा जो है अफ़गानिस्तान का इंडिया क्यों गया, तो उसको तो पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आने का शेड्यूल आ चुका था, क्यों मनसूख हुआ? वहाँ के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान आने का शेड्यूल आ चुका था, फिर क्यों मनसूख हुआ? अगर वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान, वज़ीर ख़ारिजा अफ़गानिस्तान दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं और थोड़े थोड़े फासले के साथ आ रहे हैं, पूरे शेड्यूल तय हो चुका है, जब आप उनके दौरे कैंसिल करेंगे और मनसूख करेंगे तो उन्हीं तो मुल्क है, कहीं तो जाना होगा, किसी से बात तो करनी होगी। अब जो उन्होंने बात की, बात करने लायक है। हमारे यहाँ बहुत लोगों को हैरानी हुई थी ना जब तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ आए, भाई तालिबान के साथ भारत का क्या लेना देना, क्या मेल, और वो आदमी हमारे यहाँ क्यों आ रहा है। इसी का जवाब इन्होंने दिया, कह रहे हैं कि वो आदमी पहले पाकिस्तान आने वाला था, तुमने उसका दौरा रद्द कर दिया। उनका होम मिनिस्टर पाकिस्तान जाने वाला था, पाकिस्तान ने उसका दौरा रद्द किया। तो उसने कहा कि भाई दुनिया में बात तो करनी होती है, तो उन्होंने इंडिया से बातचीत शुरू कर दी। और वो एंटी इंडिया रवि विजय जी ने अच्छी बात याद दिलाई, कांधार हाईजैकिंग इंडियन एयरलाइंस के प्लेन की हुई थी, तो उसको पाकिस्तानियों ने हाईजैक किया, लेके कहां गए? अफगानिस्तान, कांधार। हमारा कोई एक फोन कॉल का रिश्ता भी नहीं था तालिबान के साथ, बहुत मुश्किल हुआ था उस वक्त कितनी दिक्कत हुई थी। आज वो तालिबान जो है हमारा सगा हो गया। तो सर ये केवल दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थ्योरी है या कुछ और है, इससे ज्यादा कुछ और है? जो मौलाना साहब कह रहे थे उसी तरीके से कि अगर अमेरिका भारत को ज़्यादा परेशान करेगा
तो भारत फिर चाइना से और बाकी देशों से भी बात करेगा ना कि भाई अब आप बिल्कुल ही रास्ता तोड़ रहे हो, तो फिर हमें दूसरे रास्ते देखने पड़ेंगे। और उसी स्थिति में अफगानिस्तान ने रास्ता अख्तियार किया था कि उन्होंने भारत की यात्रा की। देखिए, अब भारत के अस्तित्व से और भारत से नफरत के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को आतंकवाद के इतने दलदल में डुबो लिया है कि अब उसके लिए निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। सारा पैसा जो उसे अमेरिका से मिलता था, दूसरे देशों से मिलता था, गरीबी मिटाने के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, वो सारा पैसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और सेना अध्यक्षों ने पूरा आतंकवाद को पोषित करने में, आतंकवाद को हथियार देने में, आतंकवादियों को तैयार कर भारत की सरजमी में भेजने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा देने के लिए उस पैसों में उन्होंने खर्चा किया। और सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान आज इस स्थान पर पहुंच गया है कि अब वो बातचीत कर रहा है, लेकिन अविश्वास इतना गहरा हो चुका है। वो तमाम तरह के आतंकवादी संगठनों से बात करे, सबको पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान के जो वहां के हुक्मरान हैं उन लोगों ने पोषित करके इस भारत के खिलाफ तैयार किया था। लेकिन अब वही पाकिस्तान के लिए भी एक सरदर्द बन रहे हैं। अब पाकिस्तान के तालिबान से अगर पाकिस्तान ने सोच रहा था कि भाई 97 में जिस तालिबान से पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध थे, आज वही तालिबान भारत के साथ जुड़ रहा है। और पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई जो शुरू हुई है, फिलहाल भले ही वार्ता हो गई हो, ये लड़ाई कंटिन्यू रहने वाली है। अब देखें, हमारे यहाँ पर कश्मीर में तो चले होता है आतंकवाद, वो जो होता है वो आर्मी डायरेक्टेड होता है आर्मी के ऊपर, तो हमारे एक जवान की भी जान जाती है तो हंगामा मच जाता है। वहाँ पाकिस्तान में रोजाना हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है अफसरों समेत की दर्जनों पाकिस्तान की सेना के लोग मारे जाते हैं हमलों के अंदर। इतने खराब हालात हैं। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर भी एक बात कही और मुझे लगता है पाकिस्तान में बड़ी ईमानदार बात कह दी इन्होंने कहा कि चीन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, मतलब पाकिस्तान का। क्या किया चीन के साथ? अब अमेरिका को मक्खन लगाने के चक्कर में उसको नोबेल के लिए, पीस प्राइज के लिए तुमने नॉमिनेट कर दिया। सीपेक में चाइना ने एक नया डॉलर नहीं लगाया। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कई सालों से उसमें एक नया डॉलर नहीं लगाया चाइना ने। क्या वजह है, ये खुद बता रहे हैं। सीपेक के हवाले से चीन का भी हम एतमाद खो बैठे हों। हमने 75 साल चीन के साथ दोस्ती रखी, गहरी दोस्ती, बुलंद दोस्ती, मजबूत दोस्ती। आज हम अमेरिका और मगरब के दबाव में सीपेक को आगे नहीं बढ़ा सके। हमारी शिकायत तो इमरान खान से थी कि उन्होंने इस मंसूबे को क्यों तर्क किया, लेकिन अब इनके भी 1.5 साल हो गए, कोई पेशरफ्त उस हवाले से आगे नहीं हो रही। सर, मैं ये तो कह रहे हैं सीपेक डेड है, मतलब सच बात है ये? बिल्कुल। लेकिन देखिए, हैरानी की बात देखिए कि इमरान खान को अपदस्थ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इस आदमी ने, पूरी एक जिसे कहते हैं कि इस्लामाबाद को कब्जा करने के लिए लाखों के हुजूम में इन्होंने रैलियां निकाल करके इस्लामाबाद को कब्जा करने के लिए रैलियां निकाली थी। आज ये आदमी कहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी सुधारने चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। ये वहाँ के नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, लेकिन ये मौलाना वो हैं जो जहर उगलते रहे हैं भारत के खिलाफ। देखिए, 2-3 चीज़ें जिसका जिक्र कर दें हम कि जिनको आप ISIS बोलते हैं, तालिबान बोलते हैं, जैश ए मोहम्मद बोलते हैं, ये कर किस लिए रहे हैं? 4 राइटियस खलीफा इस्लाम के अंदर हुए और राइटियस खलीफा में अली चौथे थे, उसके पहले उस्मान थे, उसके उमर थे, उसके बाद उसके पहले अबू बकर थे और बाद में उत्थान थे। और 4 राइटियस खलीफा के बाद कोई बड़ा खलीफा का मतलब होता है पूरी इस्लामिक जगत को जैसे एक पोप कंट्रोल करता है, वैसे हम कंट्रोल करते हैं, ऐसा एम्पायर बनाने के उम्मा का नेता। हाँ, और उसे कहते हैं कि हम प्यूरिटन इस्लाम, प्योर इस्लाम की कॉन्सेप्ट है। तो ISI कहती है कि जो तुम इस्लाम, उसका सबका निचोड़ कहां है? देवबंद है, जो भारत के अंदर है। यही देवबंद, यहीं से जमीयत इस्लाम निकला। यही जमीयत इस्लाम जो है वहाँ मौदूदी ने पाकिस्तान में खड़ा किया। उसी जमीयत इस्लाम से ये सारे के सारे जितने हैं फिरका परस्त जितने निकली। तो आप ये मान करके चलिए कि ये कहते हैं कि हम प्योर इस्लाम के लिए हम सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब प्योर इस्लाम की लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं? तो जो सीरिया का इलाका है, इराक का इलाका है, वहाँ ISIS है। उसको पहले IS बोलते थे,
बाद में उसका और भी नामकरण 3-4 नाम उसके आईसिस, दिए कोई हैं। आईसिल कहता हाँ है। हाँ हाँ, इसलिए उसके लिए क्योंकि एक रीजन है उसमें वो डोमिनेट करता है, इसलिए उसका नाम उस रूप में दिया गया है। लेकिन आप मान के चलिए जिसे ISIS जो है वो एक पॉपुलर परिचित नाम सबों के लिए पूरी दुनिया में हो गया है। एक समय ऐसा था जब अल कायदा जो था उसके तालिबान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तालिबान के साथ उनके झगड़े भी हुए, लेकिन तालिबान के साथ ओसामा बिन लादेन कई महीनों तक तालिबान के परिसर में छुपा रहा और वहां पर रहा। अमेरिका ने हमला ही अफगानिस्तान पे क्यों किया? बिल्कुल उसको छुपाया हुआ था मुल्ला उमर ने। उनको नहीं पता था कि वो अफगानिस्तान में है। बाद में वो जाकर के निकला किसी बिन लादेन जो है वो यहां पर पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वहां भी वो जाकर के छुपा रहा। तो जिसे कहते हैं ना कि हर गुंडों की भी अपना क्षेत्र होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो ईरान का आपको हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के साथ भी इसके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, समझ रहे हैं कि नहीं? सबका तार लेकिन पाकिस्तान से कहीं ना कहीं है। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे, आप इलाका आप देखिएगा, पूरा सेंट्रल एशिया का आप मैप उठा कर देखिएगा, हिजबुल्लाह है, फिर आपको अलकायदा है। दुनिया का कोई ये अब हम उसका एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, बेसिकली ये किताब ही मैंने इस्लाम पर लिखी थी और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर ही लिखा हुआ है। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर ये सब काम नहीं कर रहे हैं, और सबके इलाके अपने अपने बटे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तान में डिस्कस हो रही थी, मैंने कहा यहां भी उस पर हम लोग बात करें। पाकिस्तान में यह चर्चा हो रही है उनके एक्सपर्ट्स के बीच में कि तालिबान ने हिंदुस्तान के कहने के बाद पाकिस्तान पर हमला किया, यह पाकिस्तान का दावा है। और तालिबान ने जो बागराम एयरबेस है जो ट्रंप ने कहा था हमें चाहिए, वो तालिबान इंडिया को देना चाहता है। वहां से इंडियन जेट्स पाकिस्तान पर नजर रख सकते हैं। और ताजिकिस्तान में हमने एक एयरबेस अभी खाली किया 22 साल के बाद, आईनी एयरबेस, ये हमने कल आपको बताया था। उसके बारे में चर्चा ये कि वो जो ताजिकिस्तान का एयरबेस है वो एयरबेस रूस को जा सकता है। तो इन दोनों, और रूस से लड़ाई करके ही तालिबान आया है बाय द वे। तो ये दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, लेकिन सुनिए आप पाकिस्तानियों की चर्चा। अफगानिस्तान का एयरबेस भारत के हवाले, पाकिस्तानियों में ये डर है सर? डर है वो, क्योंकि पाकिस्तान के डर इसलिए भी बढ़ गया जिस तरह से अफगानी सरकार ने भारत के साथ एक नए रिश्ते की नई पहल जो की है, और भारत ने भी उसको एक तरह से बहुत पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, तो उनको ये डर लगी रहा है। और दूसरा जो पूरा इलाका है, इसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे पख्तूनख्वा का, वहाँ पर जो अफ़गानी हैं, तालिबानी हैं, पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक बहाना हो सकता है कि इस तरह से काम चल रहा है। और अफ़गानिस्तान में दो बातें समझना है, तालिबान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन बार बार इस बात पे मैं जोर देता हूँ कि अफ़गानिस्तान से भारत के रिश्ते अच्छे रहे। अफ़गानिस्तान लोगों से, अफ़गानिस्तान मुल्क से भी जो रिकंस्ट्रक्शन का पूरा काम है वो हिंदुस्तान ने किया जी। वहाँ जाएंगे कभी तो उस इलाकों को आप देखेंगे तो वो सारा का सारा हिंदुस्तानी बनाया हुआ है। मजदूर भी वहाँ के, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी वहाँ की, भारत सरकार भी उसमें पूरी तरह से लगी रही है। तो उनको डर तो ये लगता ही है कि अब अजीत डोवल साहब की बात, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और दुनिया के नामचीन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में उनका शुमार होता है। ये तो मुझे याद आ रहा है अभी अमेरिका की राजदूत से या किसी से उनकी मुलाकात हुई तो उस व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया को समझना अगर है तो उनमें से सबसे बेहतरीन व्यक्ति अजीत डोवल हो सकते हैं। तो अजीत डोवल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे वैसे भी। और देखिए 11वां वर्ष चल रहा है मोदी सरकार का, डे 1 से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कितने दिन दिखते हैं आपको, कब कार्यक्रमों में जाते हैं, कितने बयान छपते हैं इनके अखबारों में? कुछ नहीं। ये आदमी अपना पीछे से जो काम इनको जिम्मा दिया गया वो काम करने में यकीन रखते हैं, इनको ज़्यादा फुटेज चाहिए नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये इस बारे में। अच्छा, एक भी ये भी बात हुई थी बीच में कि इन्होंने पिछली सत्ता जब सरकार आई तो शायद उन्होंने कहा एज की वजह से कि अब मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए, तो मोदी जी ने कहा भी नहीं। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं ये मोदी जी के लिए, ये दूसरी बात। अब इनका जो अभी स्टेटमेंट आया, इन्होंने एक कार्यक्रम में 2-3 बातें कही, वो आपको बताते हैं। इन्होंने आतंकवाद की बात की। अजीत डोवल ने कहा कि देखो मैं इस सरकार का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हूं, तो आपको मेरी बातों में लगेगा कि मैं तो इन्हीं की बात करूंगा, लेकिन अगर मैं अगर फैक्ट पर गलत हूं तो बता देना कि 2013 के बाद से आतंकवाद से भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं। और उन्होंने एडमिट किया कि जम्मू कश्मीर में एक छिटपुट घटनाएं होती हैं, पहलगाम की तो बहुत बड़ी घटना थी। जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने बात की ईमानदारी से, लेकिन ये उन्होंने कहा ये बताइए जम्मू कश्मीर के बाहर कहां आतंकवादी हमला हुआ पिछले 11 वर्षों के अंदर। और उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि किसी देश की जो असल ताकत होती है वो उसकी सरकार
के बर्ताव में होती है। उन्होंने बांग्लादेश की बात की, श्रीलंका, नेपाल की बात की, कहा कि जिस तरीके से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ उसकी वजह सिर्फ एक थी, खराब गवर्नेंस, सरकारें काम ठीक नहीं कर रही थी। फिर एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत इस वक्त एक बदलाव नहीं बल्कि एक ऑर्बिट चेंज के दौर में है। बड़ा नया टर्म दिया उन्होंने, एक शब्द होता है ट्रांजिशन, कि हम परिवर्तन, ऑर्बिट चेंज मतलब हाँ, मतलब एक नई वेलोसिटी के साथ पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम नहीं सुनते, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कह रहे हैं ये ऑर्बिट चेंज का दौर है, मतलब हम लीग ही बदल रहे हैं अपनी, इसलिए भारत दिशा नहीं बदल रहा, सिर्फ रफ्तार नहीं बदल रहा, हम एक अलग दुनिया में जा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। सुनिए। Terrorism in this country has been effectively countered. We had a major incident of terrorism on 5th July 2005. And we had the last one in 2013 in the hinterland. Except Jammu and Kashmir, which had been a theater of a proxy war or a covert warfare against Pakistan, which is a different ballgame, the whole of country has remained secure from terrorist attacks. चलिए, अब हमारा फ्लोर ओपन है। देखिए ग्लोबल साहब की बात से सहमत है हमारा पैनल या नहीं है। समीर जी, 2000 उन्होंने कट ऑफ डेट लगाई 2013 के बाद का भारत सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सिक्योर है या नहीं? मुझे लगता है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली और उसके बाद से अगर आज हम 2025 में 11 साल के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है कि जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अगर 2004 से लेकर 2014 या पहले का भी अगर कार्यकाल हम ले ले तो 2014 का अगर कार्यकाल देखते हैं, जो 14 से लेकर अगर 25 तक का कार्यकाल, तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो सुरक्षा की दृष्टि से जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, पाकिस्तान तमाम तरीके की भारत में जम्मू कश्मीर में करता था, कहीं आतंकवादी घटना करता था और भारत सिर्फ बातचीत के माध्यम से करता था, वही खत्म नहीं किया है। आज जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि नक्सलवाद इस देश के अंदर से खत्म हो जाएगा, नक्सलवादी आत्मसमर्पण करे या ना करे, आज जो नक्सलवाद जो कहते थे कि भाई तिरुपति से लेके पशुपति तक का जो चक्र था उनका, और सरकार उनसे घुटने पे टेक कर बात करने के लिए मजबूर थी, आज वहां भागे भागे फिर इन्होंने भी उसकी बात की। कोई सोच सकता था कि रेड टेरर खत्म हो सकता है, वो पूरी तरीके से खत्म करना, उसे 11 साल में अचीव कर लेना, जिसमें कई बार राज्य सरकार को आपको समर्थन नहीं रहा। कई जगह ऐसी राज्य सरकार है जहां राज्य सरकार ने आपको समर्थन नहीं दिया, पश्चिम बंगाल में आपको समर्थन नहीं मिला, आंध्र प्रदेश में आपको समर्थन नहीं मिला, उसके बाद भी इस तरीके से करके दिखा देना, मुझे लगता है ये बताता है। अब वो जो जी सॉरी सर, क्योंकि कई आगे और चीजें लगी हुई हैं। अभी जो उन्होंने कहा ऑर्बिट चेंज, भारत एक ऑर्बिट चेंज कर रहा है, सुने। India is under transition. India is having an orbital shift from a certain type of governance, from a certain type of a government structures, societal structures, but also its place in the global order. The world is also undergoing a great transformation. And whenever the change comes, the most important things are your clarity of vision. You're not getting blinded by the dust and the storms, not getting overawed by the noise and the threats. You're not getting subdued by the adversities and the possible threats. You have to prepare yourself. देखिए, शब्द गौर कीजिए। उन्होंने कहा भारत ट्रांजिशन में है, एक प्रकार की सरकार, एक प्रकार का सरकारी तंत्र, एक प्रकार का सामाजिक ढांचा और दुनिया की परिस्थितियां, इस सब को मिलाकर के देखें तो उन्होंने कहा ये ऑर्बिटल शिफ्ट है। क्या मतलब इसको अगर सरल भाषा में त्रिपाठी जी बताएं आपको, क्या ऑर्बिटल शिफ्ट में है भारत? देखो, उसको 3-4 छोटी छोटी चीज़ों से समझ लेना चाहिए। डिफेंस के क्षेत्र में आज भारत जो करता है वो दुनिया के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा हो जाता है। स्पाइंग के क्षेत्र में दुनिया के किसी भी हिस्से में, कनाडा से लेकर कंधार से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक, अगर कोई भारत विरोधी है तो उसका क्या हश्र होता है, ये सब हमने देखा है। आर्थिक मंचों पर भारत के बिना कोई सहमति किसी तरह की बनने की स्थिति नहीं हो पाती।
जो हमारी अपनी स्थिति है, दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, भारत आज उसके मुकाबले खड़ा है। और अब तो सोशल मीडिया के समय मुकाबला तुरंत आता है ना, तो लोग वो दिखा रहे हैं कि कैसे पिछले 10 वर्षों में मुंबई बदल गई, पिछले 10 वर्षों में कैसे दिल्ली बदल गई, पिछले 10 वर्षों में छोटे छोटे शहर कैसे बदल गए। और इन सब से अलग हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है, स्पेशली जिसको हम कहते हैं डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, उसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट ले लिया है। तो ऑर्बिट मतलब अगर आप ऑर्बिट क्रॉस नहीं करेंगे तो कितना भी तेज तेज भागेंगे लेकिन ऊपर पहुंच के फिर नीचे आना है। ऑर्बिट चेंज कर गए मतलब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए, उससे नीचे अब नहीं आने वाले हैं। उसमें चक्कर लगाएंगे लेकिन अब उससे नीचे नहीं आने वाले हैं। यानी अपनी लाइफ साइकिल के लिहाज से भी हम कहें तो भारत के लाइफ साइकिल में ये जो 10 साल हैं ये ऑर्बिट चेंज के हैं। यानी हमने जो दूरी तय करनी थी जिस वेलोसिटी के साथ, वो क्रॉस कर दी है। ये पहुंचाने का काम एक लीप, हाँ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि एक लीप फॉरवर्ड कह सकते हैं। ओके, अब देखें साहब, जो आपके आसपास जो अस्थिरता फैली है बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, दुनिया में वैसे और बहुत उदाहरण हैं, लेकिन ये तो हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं। यहाँ जो हुआ, हमारे यहाँ भी बहुत सारी घटनाएं हुई जब लगा कि ये आउट ऑफ हैंड जा रही हैं। इनके पीछे क्रक्स क्या था इन तीनों देशों में जो खास करके हुआ, ये डोवल साहब ने बताया। When the governments are weak, when the governments are confused, when the governments are imbued by the self-interest, probably the consequences also are similar. And the recent cases of the change of regimes through non-constitutional methods in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and others were actually the gilding cases of the bad governance. And that is how the governance matters. अरे जब इसमें मैंने बयान सुना सर, तो पहले तो मुझे लगा शेख हसीना हमारे यहाँ ही रहती हैं, हमने उनको शरण दी हुई है। और डोवल साहब ने बांग्लादेश का भी नाम लिया कि वहाँ भी खराब बैड गवर्नेंस की वजह से जो है, उन्होंने और बातें से कही, अगर आप तानाशाही प्रवृत्ति के हो जाएं, आप जनता को सुख सुविधाएं देने में नाकाम हो जाएं, और फिर तीसरा उन्होंने कहा बैड गवर्नेंस। ये 3 मुख्य बातें जिसकी वजह से जनता में आक्रोश आता है। और फिर उन्होंने इन 3 देशों का नाम लिया। शेख हसीना हमारे लिए बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन और शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने आर्थिक प्रगति भी बहुत की, ये बात भी सच है, लेकिन उनके ऊपर तानाशाही प्रवृत्तियों का इल्ज़ाम तो लगता था। उनके ऊपर ये तो चार्ज था ही कि जो वहाँ चुनाव हुए बहुत फ्री एंड फेयर नहीं होते थे। जब आके मुख्य विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी बॉयकॉट कर दे तो क्या ऑथेंटिसिटी रह जाती है। तो वो बता रहे थे। लेकिन हालांकि जितनी वजह उन्होंने बताई जनता के आक्रोश की वजह से तख्ता पलट की, हमारे यहाँ अपोजिशन को भारत में ऐसी बहुत सारी वजह दिखती हैं जिनकी वो बात करते हैं। एक तो मुझे हैरानी हुई कि जब हम पिछले सेगमेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, तब आपने डोवाल साहब को याद नहीं किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह भारत के रिश्तों को लेकर, भारत की अलग अलग समय की अलग अलग स्थितियों में डोवाल साहब ने बहुत काम किया। वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो इस सरकार में भी नहीं थे, उससे पहले की भी बात मैं बता रहा हूं। वाजपेयी जी के टाइम में तो सर्विस में होंगे, वाजपेयी साहब के सर्विस में थे। कांधार वाले में तो मीडिएटर के तौर पे, नेगोशिएटर वहाँ पर रहे। फिर पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं, रॉ की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से वहाँ पर पाकिस्तान में वो मूलतः आईपीएस अफसर हैं। हाँ, लंबे समय तक वहाँ पर रहे। तो इसलिए उनको भारत के विदेश, जो उन्होंने देशों के नाम ले दिए वो तो ठीक है। उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल में एक शब्द और इस्तेमाल किया बीच में, जो आपने छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि आप उसको वहाँ नहीं देख रहे जहाँ डोवाल साहब देख रहे। उन्होंने कहा व्हेन द गवर्नमेंट कन्फ्यूज्ड। तो कन्फ्यूज का मुझे किस्सा याद आता है। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ तो एम के नारायणन साहब एनएसए थे। और एन के, अब आज इस पर नहीं बोलना क्योंकि वो डिक्लासीफाई नहीं है, क्लासीफाइड वो है। लेकिन जो नारायण साहब से भी मेरी बात हुई, नारायण साहब वहाँ पर पीएमओ में एनएसए में बैठते थे, उस वक्त की बात है, वो गवर्नर बनने से पहले। तो गवर्नमेंट कंफ्यूज थी, जो एनएसए उनको एडवाइस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एनएसए से उलट सरकार ने काम किया होगा। अभी चिदम्बरम साहब ने जो कुछ बोला वो अलग मुद्दा है, लेकिन एनएसए और पीएमओ में एक गैप था, समझे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने किसी को एनएसए बना, मुझे वाजपेयी जी के वक्त का याद है क्योंकि ब्रजेश मिश्रा जी उस समय थे और हमारा बहुत उनके साथ मिलना जुलना होता था। तो ब्रजेश मिश्रा की बात जो है ना, पत्थर की लकीर होती थी वाजपेयी सरकार में। उससे बहुत सारे लोग नाराज रहते थे, इवन अडवाणी जी जैसे लोग भी नाराज रहते थे। डोवाल साहब के साथ भी यह है कि डोवाल साहब जब आज काम कर रहे हैं तो उनकी बात को सरकार वजन देती है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, यदि आप उसकी एडवाइस पर भरोसा नहीं करते तो फिर मायने नहीं निकलते। जो एम के नारायणन साहब ने
मेरे साथ एक इंटरव्यू में भी इस बात को कहा, मतलब मैं कोई ऐसे ऑफिशियल बात नहीं कर रहा, कि एक गैप था। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार ने बात नहीं मानी, एडवाइस एंड डिसीजन मेकिंग के बीच में गैप था। और इस सरकार में ये नहीं है, इसलिए हम, और ये जो बदलाव देख रहे हैं, एक ये जो आपने ऑर्बिट की बात की, तो ऑर्बिट में एक बड़ा काम क्या हुआ है कि हम नॉन अलाइंड डिप्लोमेसी से मल्टी अलाइंड डिप्लोमेसी पर आ गए। ये एक बड़ा ऑर्बिट चेंज है। सर, मैं अगली खबर आप इनडायरेक्टली जोड़ूंगा, लेकिन आप कमेंट दोनों पे कर दीजिएगा। एक तस्वीर का लाई, तो इस पर सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने कहा एक ट्रांजिशन, तो हमारे देश में व्यवहार कैसे बदल रहा है, ये इसकी एक तस्वीर है। और क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़े आदमी की तस्वीर है, इसलिए मैं इस खबर से जोड़ रहा हूँ, डोगल साहब वाली खबर से। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी अपने गृहनगर मध्य प्रदेश पहुंचे, रीवा। उपेंद्र द्विवेदी जी विमान से उतरे तो एक पुजारी जी सामने मौजूद, और उन्होंने उनका तिलक कर दिया। एक बार मुझे याद आ रहा है, ये रामभद्राचार्य जी महाराज के दरबार में चले गए थे, तो वहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक बार शायद केदारनाथ गए थे या कहीं, यही थे, या दूसरे हमारे सीनियर सैनिक अफसर थे, तो मैं देखता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी उठती है हमारे यहाँ पर, क्या सेना की तो वर्दी का कोई धर्म नहीं हो सकता, और राजनाथ सिंह जी नींबू रखते हैं नीचे, तो उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सब बात, मतलब क्या हमको ज़्यादा दिखने लगा है, हम ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, या लोग खामखा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इन बातों का? नहीं, देखिए, पहले जब कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म था, उसके अंतर्गत इन सारे, जिसे हम कहते हैं भारत के जो अपने सनातन या हिंदुत्व के जो संस्कार थे, उसको कितना हम दूर रख कर रहते हैं, उसी में सेकुलरिज्म था। न्याय, यदि आप अपने धर्म के, अपनी उसकी मान्यताओं, उसके प्रतीकों के प्रति यदि आप कुछ भी करते हैं, तो वो माना जाता था कि वो गलत किया जा रहा है, और वो सेकुलरिज्म के हमारे मायने के खिलाफ किया जाए। ये और बात है कि जब भारत का संविधान बना, तो उसमें कम से कम 16 ऐसे चित्र थे जो भारत के सनातन, जिसे हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म कहते हैं, उन पे प्रतीक पुरुषों के, रामायण के तो सभी बुद्ध थे, राम दरबार था उसमें, कुरुक्षेत्र का ये था। एक बात। दूसरी बात, जो जिसे आप कहते हैं ना ऑर्बिटल चेंज क्यों है, इंडिया को हमेशा एक एशियन ड्रामा करके एक पुस्तक लिखा था गुन्नार मेडल ने, और डिक्लेयर किया था कि ये इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट। और आपने सुना होगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप इसको 4 थप्पड़ मार भी देंगे तो कहेगा कि बहुत होगा, तो यहाँ से एक डॉजियर भेजा जाएगा और कहेगा कि हम तुम्हारे आपके साथ ये कोई विदेशी लेखक ने कहा था, विदेशी गुन्नार मेडल थे, बड़ा एशियन ड्रामा करके उन्होंने एक बड़ी पुस्तक लिखी थी। और भारत वो चीज से बदल गया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो अर्थतंत्र में हो, हर जगह भारत अपनी छाप छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि 50 सबमरीन और डिस्ट्रॉयर पर एक साथ काम हो रहा होगा, और वो पता नहीं किस दिन खबर निकल करके आ जाएगी। ये सारे स्वदेशी बन रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था कि अभी नवंबर तक में कितने दर्जन भर और शिप्स जो हैं वो कमीशन हो जाएंगे। ये मैं वही कह रहा हूं, इतने बड़े एक ब्लू वाटर का कॉन्सेप्ट होता है कि हम जाकर के दूसरे की जगह जाकर के घुस करके भी हम मार सकते हैं। आपने भी एक उदाहरण देखा होगा कि टर्की के वाटर के नजदीक इंडिया ने अपने डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप भेज दिए, क्योंकि भारत इंटरनेशनल वाटर में था और टर्की उसको धमकाना चाहता था। ठीक है सर। तो भारत धमकी उसका स्वीकार करने के बदले और भारत से 2 वहां पर जो है वो युद्धपोत भेज दिया, और फाइनली टर्की को विड्रॉ करना पड़ा। सर 2-3 खबरें इंपॉर्टेंट है लेना, इसलिए आपको रोक रहा हूं मैं बीच में। अगली खबर, ये हमने सुना था चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन मैंने कल खबर पढ़ी चैप्टर तो अभी खुला हुआ है। ये इजराइल की लड़ाई का मामला है, लेकिन लेबनान के साथ। आपको याद है हिजबुल्लाह, एक वक्त हिजबुल्लाह हमने कितना सुना था अभी कुछ महीने पहले। हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह हुआ करता था, उसको मार दिया। कितने नाटकीय तरीके से वो सब कुछ हुआ था। वो कितना नीचे अंडरग्राउंड बंकर में बैठा था और कौन सी मिसाइल आकर के उसके ऊपर गिरी, वो मर गया। उससे पहले वो सारे हिजबुल्लाह के ही लोग थे जिनकी जेब में पेजर हुआ करते थे, वो सब पेजर एक साथ फटे थे, हजारों पेजर। तो वो कहानी भाई निकली कि कैसे पेजर बनाने वाली कंपनी जिसको हिजबुल्लाह ऑर्डर देता था, उसमें सेंधमारी कर दी थी एजेंट्स ने, इजराइल की खुफिया एजेंसी के, और वो पेजर के बीच में उन्होंने एक्सप्लोजिव डाला, और वो जब बट गए तो फिर उसमें एक साथ विस्फोट किया। वो हिजबुल्लाह जो लगा था कि खत्म हो गया है, अब वो दोबारा से सर उठा रहा है।
और अभी खबर आई कि 2-1 रोज पहले इन्वेड कर दिया था लेबनान को, पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने उसके एक हिस्से पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहाँ से रॉकेट फायर करता था हिजबुल्ला। फिर उसके बाद जब हिजबुल्ला को इन्होंने मार गिराने का दावा किया, ख़त्म कर दिया, तो अब भी फिर खबर आई है कि रॉकेट्स, मिसाइल्स और तोपखानों का भंडार लेबनान में हिजबुल्ला एक बार फिर से जुटाने शुरू कर चुका है। इन्होंने इतना मारा था, हसन नसरुल्लाह को मारा, उसका एक उत्तराधिकारी अपॉइंट हुआ, उसको मार दिया, फिर उसका जो उत्तराधिकारी अपॉइंट हुआ उसको भी मार दिया, लेकिन वो भी संगठन खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने बहुत सारे आतंकी संगठनों की बात की, ये ईरान के एक्सेस ऑफ इविल का हिस्सा माने जाते थे। लेबनान के अंदर जो गतिविधियां हैं वो ईरान की ही मानी जाती है कि हिजबुल्लाह को जो परश्रय दिया जाता है। अच्छा, लेबनान की बाउंड्री जो है ना वो इजराइल से बहुत दूर नहीं है, तो बाउंड्री है, हाँ, लगी हुई है। तो इजराइल जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह फिर से खड़ा हो जाए, और जैसे ही ईरान उसको सप्लाई करेगा हिजबुल्लाह को ये मारना शुरू कर देगा फिर से, तो नतीजा वही निकल करके आएगा कि ये बंद नहीं होगा। देखिए इजराइल सारी, मतलब ये भी अभिशिप्त है, लड़को लड़ना ही पड़ेगा सारी। देखिए घिरा ये से लोग उसका कारण आप उसके रूट पर जाइए। उनका कहना है कि ये इस्लाम की जमीन थी, यहां पर एक यहूदी लैंड खड़ा हो गया है, इसका अस्तित्व यहां पर नहीं होना चाहिए था, इसलिए सारे अरब कंट्री को साथ खड़ा होना चाहिए। सारा अरब कंट्री नहीं खड़ा होता है, दुनिया में एक तो नई, एक दो खड़े होते रहते हैं, वो पीटे जाते रहते हैं। एक बार जो जंग निपट गई थी वो दोबारा ना शुरू हो जाए। मैं एक खबर आपको अब अजीत पवार की जरूर बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो बात कही है ये कहने की हिम्मत नहीं करता कोई नेता, तो बिल्कुल भी नहीं बोलता ऐसा। देखिए इन्होंने क्या कहा है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक बयान के बाद किसानों का गुस्सा भड़क सकता है, लेकिन बात इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी साफ साफ खुले में कह दी। बारामती में एक कार्यक्रम में गए हुए थे ये। इस बार जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है उसने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। अब इनको जो लोग जहां जाते हैं तो लोग याद दिलाते हैं, साहब कर्ज माफी करनी थी हमारी। तो इन्होंने कहा कि देखिए हमने वादा किया था, आपका हमें बताना ठीक है, लेकिन शरद पवार के जमाने से ये चल रहा है। शरद पवार ने कर्ज माफी की, देवेंद्र फडणवीस पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, कर्ज माफी की, उसके बाद उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए, कर्ज माफी की, फिर हम इस बार सरकार में आए, हमने कर्ज माफी की घोषणा की। कभी तो वो वक्त आएगा जब आपको 0% इंटरेस्ट पर ब्याज फ्री जो कर्ज मिल रहा है इसको लौटाने की ताकत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जो चीज ये ऐसी चीज है जो हर बार मुफ्त नहीं हो सकती है, हर बार माफ नहीं की जा सकती। इस पर एक कमेंट त्रिपाठी जी आपका। नहीं, मुझे लगता है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और आज भी उसका कोई सही एनालिसिस नहीं हुआ और पता नहीं क्यों मोदी सरकार भी ढेर सारी चीज़ों पे कहती है। लेकिन 2008 में जो कर्ज माफ़ी हुई थी उसने भारत के सरकारी बैंकों को किस तरह से बर्बाद किया उसकी बात बड़ी कम होती है, क्योंकि होता क्या अंत में तो सरकारी बैंकों के जरिए ही सब कुछ होता है। और अभी जो है, अभी 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने, वो बच्चू कडू वहाँ के नेता हैं और वो सब आए थे, तो उनके साथ एक समझौता किया और कहा है कि केस टू केस बेसिस पे जितना संभव होगा हम कर्ज माफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो सच है ना कि किसान की कर्ज माफी नहीं, किसान की आय बढ़ाने की जब तक कोशिश नहीं होगी उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसका रास्ता वही है जो कृषि कानून वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा था, 4 जो विद्वान लोग उसमें थे, एक को तो वापस लेना पड़ा था, वो जब तक नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं हो सकता।